जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। वन शॉट सीरीज अपन देख रहे थे बायो की, जिसमें हिंदी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अपन समझ रहे हैं। 3 चैप्टर ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। 11th क्लास के जो पहले 3 चैप्टर है, पहला, दूसरा और तीसरा, पादप जगत तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। और आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं चौथा चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी का, जिसका नाम है प्राणी जगत, या जिसे अपन कहते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, एक ही सेशन में पूरे जो चौथा चैप्टर से अपन कंप्लीट करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, या कैसे आपको चीजों को समझना है, वो सब कुछ अपन एक ही वीडियो में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले के में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं इसमें भी नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको रहता है कोई डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी की कोई स्टेटमेंट में दिक्कत है, किसी पैराग्राफ में दिक्कत है, तो अलग से उसकी वीडियो बना करके अपलोड कर दी जाएगी। तो प्राणी जगत स्टार्ट अपन करें, उससे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें जो मैं आपको बता देता हूं। प्राणी जगत में लगभग कितने एग्जाम्पल आएंगे? 100 उदाहरण आपके पास आएंगे। ठीक है, और 100 उदाहरण को एक बार में याद रखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? कुछ की ट्रिक मैंने एक प्लेलिस्ट में बना रखी है, बायो को याद रखने की जो ट्रिक्स है उसमें कुछ की ट्रिक मैंने आपको बता रखी, कुछ की नहीं बता रखी जो आसान है। तो जो 100 एग्जाम्पल है, इसमें से जो डायग्राम्स की बात करें, इस चैप्टर में डायग्राम्स भी काफी है। तो आपको पहला काम यही करना है कि जितने भी डायग्राम है उनको आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, उनको आपको चाहे तो जब भी आप फ्री टाइम में बैठे उस समय आपको क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, आपको ड्रॉ करके देखना है। ड्रॉ नहीं भी करे तो केवल आपको याद रखना है कि इस प्रकार का जो डायग्राम है, इस संघ में मैंने पढ़ा था। ठीक है, संघ आएंगे इसके अंदर काफी, तो वो आपको देखना है। तो चित्रों को आपको देखना है और डायग्राम को उसके साथ में लेके चलना है। सॉरी, चित्रों के साथ में जो एग्जाम्पल्स है वो आपको एक साथ में लेके चलना है, तब आपका इस चैप्टर का जो आधा काम है वो हो जाएगा। और दूसरा आधे काम की अगर अपन बात करें तो उसमें जो पहले जो क्लासिफिकेशन में जो वर्गीकरण का जो आधार होगा, उसमें 6 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। वो 6 पॉइंट अगर आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा आसान। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये आपके पास होगा, सबसे लास्ट में हर एक संघ में जितने भी संघ आप यहां पर देखेंगे, संघ देखे, उपसंघ देखे, हर एक संघ में उसके बारे में एक विशिष्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और वो लिखी होगी, चाहे वो डार्क लाइन में लिखी हो, डार्क शब्दों में लिखी हो, चाहे महत्वपूर्ण करके लिखी हो। हर एक संघ में उस संघ से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात लिखी होगी, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी। तो ये जो तीनों काम अगर आप आसानी से कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो 10 में से 7 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे इजीली। क्लियर है? तो स्टार्ट अपन करेंगे प्राणी जगत। तो ये चीजें आपको करनी है। नया जो चैप्टर है वो है प्राणी जगत, जिसे अपन कहते हैं एनिमल किंगडम। R.H. विटेकर साहब ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी, उसमें से एक प्राणी जगत भी। पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप जगत और 5वां प्राणी जगत। बाकी 4 को अपन डिस्कस कर चुके हैं। पादप जगत का जो एक पार्ट एंजियोस्पर्म वाला है वो 12th क्लास का 2nd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो प्राणी जगत है, शब्द सही पता चल रहा है, प्राणी है, साहब जंतुओं के बारे में बात करेंगे। बाकी किसी भी दूसरे प्रकार के जो जीव है उसके बारे में अपन यहां से बात नहीं करेंगे। क्लियर है? वैसे तो 2 टॉपिक यहां पर लिखे हैं, लेकिन 2 में कंप्लीट नहीं है। ये जो वर्गीकरण कर रखा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लाइन, एक एक शब्द, एक एक सब कुछ इंपॉर्टेंट है। खड़ी पाई कोमा एनसीईआरटी में सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। तो यहां जो 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जीवों की संख्या, मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं, आपको याद आनी चाहिए अब तक जो जीवों की संख्या है, जो ज्ञात जीवों की संख्या है वो कितनी है, जिसमें पादप भी आता, जंतु भी आता, दूसरे भी आते हैं। ठीक है, वहां पर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, यहां पर मिलियन भी लिख सकता हूं मैं, बिलियन भी लिख सकता हूं। इसमें से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने अब तक खोजे जा चुके। ठीक है, अब याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने सही से नहीं पढ़ा। तो प्राणियों की बात करें तो 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अब वर्गीकरण का आधार, पहले चैप्टर से ही मैं बताता आ रहा हूं, जहां पर भी वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, बिना किसी आधार के वर्गीकरण नहीं होता। ठीक है, पादप जगत में अपन ने बात की थी कि जो उसके अंदर वर्णक मिलते हैं उसके या उनका जो आवास, उसके आधार पर अपन ने वहां पर क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और भी थे, संचित भोजन वगैरह, वो सब इसी के अंदर आता है। ठीक है,
तो यहां वर्गीकरण के जो आधार हैं टोटल 6 आएंगे। इन 6 के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी संघ में अपन चलेंगे तो बार बार ये जो शब्द है वो काम में लेंगे, तो वापस से वहां पर पूरा इतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल शॉट में मेनली अपना जो काम है वो रिवीजन के लिए ही आता है सिंगल शॉट जो है। तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती। हाँ, अपन कहता है कि जो भी जंतु है प्राणी उसकी संरचना में भी और उसके आकार में भिन्नता होती है, लेकिन वहां पर क्या है, कुछ बेसिक सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है, बेसिक जो समानताएं हैं वो देखने को मिल सकती है और कुछ असमानताएं भी होती है, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेम पादप जगत में जैसे देखा था वैसे यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहां किया गया है। पहला जो अपने पास आता है वो संगठन का स्तर, मैं समझा देता हूं, उसके बाद में इसको रीड आउट कर लेंगे। संगठन का स्तर जो है वो आपके पास सिंपल सा स्टार्ट होता है कोशिकीय से। किससे? कोशिकीय से। किस प्रकार का संगठन है? क्या किसी जीव में केवल कोशिका अपना काम कर रही है, या आपको पता है कि बहुत सारे जब कोशिका एक साथ मिलकर काम करती है तो वो उत्तक बनाता है, बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो वो अंग बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे उत्तक जब आपके पास मिल रहे तो वो अंग बनाते हैं, और बहुत सारे जब अंग मिलते हैं काम करते हैं तो वो बनाता है अंग तंत्र। क्या बनाता है? अंग तंत्र। जैसे मेरे शरीर की बात करूं, मैं मनुष्य की बात करूं तो दांत एक अंग है, जीवा एक अंग है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंग हैं, और ये जब सारे मिलते हैं तो आहार नाल बनती है और एक तंत्र बनता है, उसे अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। सेम वैसे परिसंचरण तंत्र में अपने पास वाहिकाएं हैं, अपने पास हृदय है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो है, सब वो मिलाता है परिसंचरण तंत्र। तो अगर कोशिका है किसी जीव में तो वो कोशिका के प्रकार का संगठन दिखाएगा, मतलब कोशिका उसका काम कर रही है। उत्तक सारे काम कर रहे हैं तो वो उत्तक तंत्र, उत्तक प्रकार का स्तर बताएगा। अंग है तो अंग प्रकार का, और अंग तंत्र है तो वो अंग तंत्र प्रकार का संगठन का स्तर बताएगा। इतना सा है इसके अंदर, ठीक है। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य क्या होते हैं? बहुकोशिक होते हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है इन्होंने, स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में है, अर्थात वे कोशिक स्तर। बिखरे हुए का मतलब जैसे मान लो स्पंज है, एक कोशिका यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां, ये आपके पास पाचन कर रही है, ये शोषण कर रही है, या जो भी है, अलग अलग मतलब इनका अस्तित्व है, अलग अलग अपना काम कर रही है, तो आपके पास हो गया कोशिक स्तर या सेल्यूलर जिसे अपन कहते हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है, मैंने आपको बता दिया कैसे करता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं कार्य संगठित होकर उत्तक के रूप में करती है। जैसे उत्तक है, कोशिकाएं संगठित होकर एक साथ काम कर रही है, तो इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेट। अभी आपको हो सकता है कि ये शब्द समझ में नहीं आए कि पोरीफेरा क्या है, सिलेंट्रेटा क्या है, टीनोफोरा क्या, तो ये सारे संघ हैं। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना वर्गीकरण का आधार, वैसे आपको समझ में आ जाएगा जो भी संघ है वो सारे। तो इससे अपन क्या कहेंगे? उत्तक स्तर का संगठन कहेंगे। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटो एलिमेंट्रीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें उत्तक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग विशेष कार्य करता है। जैसे अंग बता दें, जैसे दांत है उसका काम है चबाना, जीवा उसका काम है भोजन को मिक्स करना लार के साथ में या निगलना, ठीक है, तो अलग अलग काम है अंगों के। प्राणी में जैसे एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा रज्जुकी में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, मतलब वो अंग तंत्र यहां पर हो गया। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है, ठीक है, ये आपको बता दिए। अब यहां से अगर आपको याद नहीं रहना ये पोरीफेरा क्या, सिलेंडर है, चिंता मत करो, 2-3 बार इन शब्दों को सुनोगे तो आसानी से ये शब्द आपको याद रह जाएंगे। हिंदी में भी इसे ऐसा ही लिखते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि साहब ये क्या बोल रहे हो, सिलेंडर हिंदी में हमने तो कभी सुना ही नहीं, इंग्लिश को इन्होंने हिंदी में लिख दिया सेम। विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे पाचन तंत्र की अगर अपन बात करें तो पाचन भी क्या हो सकता है? पूर्ण हो सकता है या अपूर्ण हो सकता है, ठीक है। पूर्ण का मतलब क्या? वैसे ये मनुष्य है अपने पास, ठीक है, इसमें आहार नाल क्या इस प्रकार से चित्र आपने देखा होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, नीचे सबसे लास्ट में क्या होती है? गुदा होती है, ये गुदा है, और बाहर की ओर आपके पास सबसे बाहर ये क्या है? मुख है, मुख गुआ या मुख यहां पर है। तो इसमें भोजन लेने का जो छिद्र है वो यहां पर क्या है? अलग है। भोजन का जो वेस्ट है जो काम में नहीं आ रहा गुदा से बाहर निकलता, तो यहां कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, द्वार कितने हैं? 2 हैं, तो वो पूर्ण उसे अपन कहेंगे। जबकि अपूर्ण की बात करें, कुछ कोई ऐसे जीव जिसके अंदर केवल एक ही द्वार है जहां से भोजन जा रहा है और वहीं से क्या हो रहा है? वेस्ट निकल रहा है, वो होता है अपूर्ण। तो ये 2 प्रकार के क्या होता है? पाचन होता है। तो अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा का कार्य करता है।
जैसे लिखा है प्लेटेलमेंथिस, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, पूछा गया है, ठीक है। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुक्त तथा गुदा, जैसे इंसानों का एक एग्जाम्पल दिया, बाकी भी बहुत सारे जीवों में होता है, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र भी कितना होता है, दो होता है, एक तो होता है खुला और दूसरा होता है बंद। ये कोई जीव है, इसके अंदर ये अपने पास हार्ट है, मान लो ये हार्ट है, ठीक है, ये हृदय है, मानना ये केवल इस हृदय से ये क्या है, ये रक्त वाहिकाएं निकल रही है जो अलग अलग अंग, उत्तक या कोशिका तक रक्त का परिसंचरण कर रही है। जबकि दूसरे केस में मैं अगर बात करूं तो ये आपके पास क्या है, ये कोई दूसरा जीव है, ये इसका हृदय है साहब, सिंपल सा। इसके अंदर आपके पास जो रक्त वाहिकाएं होती है वो विकसित नहीं होती, रक्त वाहिकाएं जो है वो यहां पर विकसित नहीं होती है। तो जो भी ब्लड आएगा, जो भी रक्त आएगा वो क्या होगा, सीधा यहां से चला जाएगा, इसके अंदर जिस भी कोशिका तक सीधा जाएगा बिना रक्त वाहिकाओं की मदद से। तो जहां पर रक्त वाहिकाएं हैं, जिसमें धमनी हो सकती है, जिसमें शिरा हो सकती है, जिसमें केशिकाएं हो सकती है, ठीक है, तो वो आपके पास होता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज, मतलब यहां से जो भी रक्त है वो क्या जाएगा, इन रक्त वाहिकाओं की मदद से जाएगा, जिस भी उत्तक या अंग या कोशिका तक जाना है। लेकिन खुले के अंदर ऐसा जो है सिस्टम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, वो होता है खुला। तो खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर बह जाता है, इसमें कोशिका एवं उत्तक डूबे रहते हैं। अब ये जो रक्त बाहर आ चुका है तो यहां कहीं ना कहीं क्या होगी, ये कोशिकाएं हैं इस रक्त के अंदर ही डूबी हुई है यहां पर, ये ठीक है। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण लिखा है धमनी, शिरा और कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं लिखा है ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, यहां पर आपके पास करेक्शन है, ये है आपके पास केशिकाएं। क्या है, केशिकाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरीज, ये है केशिकाएं, कैपिलरीज, ठीक, ये आपके पास है कैपिलरीज। अब दूसरा जो अपने पास आता है वो अपने पास है सममिति। क्या है, सममिति, सिमेट्री जिसे कहते हैं, मतलब किसी जीव को आप कितने हिस्सों में बराबर बांट सकते हो या नहीं बांट सकते हो उसके आधार पर। तो पहले जो सममिति आती है वो आती है ए सममिति। ए सममिति, कोई जीव है, ये इस प्रकार का जीव, इसे आप दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, चाहे किसी भी अक्ष से इसे आप काटो, यहां से आप काटो तब भी नहीं बांट सकते, यहां से काटो तब भी नहीं बांट सकते, मतलब किसी भी प्रकार से इसे दो बराबर हिस्सों में या दो से अधिक बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, वो होता है ए सममिति, ठीक है। जबकि दूसरा प्रकार जो आपके पास आता है वो अपने पास है रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति जिसे कहते हैं। अरीय सममिति के अंदर क्या है कि कोई भी जीव है उसकी अगर जो आपके पास सेंट्रल जो केंद्रीय अक्ष है, ये है केंद्रीय अक्ष, अगर इस जीव को इस केंद्रीय अक्ष से विभाजित आप करते हो, यहां से किसी इस केंद्रीय अक्ष से अगर आप कोई रेखा पास करते हो तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने यहां से इसे किया है, यहां से इसको एक लाइन पास किया तो एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला ये क्या है, बराबर है, यहां से आप करोगे तब भी बराबर है, तो वो होता है आपके पास क्या है, अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। और तीसरा अपने पास होता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, जैसे इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, ये मैंने लिख दिया जैसे बी। अब इस बी की एक ही केवल अक्ष होगी जिससे मैं अगर कोई रेखा पास करूं तो वो दो बराबर हिस्सों में बांट सकती है, और वो कौन सी होगी, ये रेखा। इससे मैं अगर यहां लाइन पास करवाऊं तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेम है। लेकिन अगर मैं यहां से पास करवाऊं तो ये राइट और लेफ्ट वाला सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये होता है द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। तो तीन प्रकार की सममिति होती है, वो अपन देखते हैं यहां पर चित्र में। आपको इससे अरीय आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये 3D में नहीं है, ये जो चित्र है इसको आपको सिंपल से ध्यान में रखना है, यहाँ ये अरीय सममिति, बाकी समझ में नहीं आता। बोले यहां से तो आप कर रहे हो लेकिन ये रेखा ये रेखा ये रेखा पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो 3D में ये बता रखा है इस वाले पार्ट को, जैसे एक एक्सिस यहां से पास हो रही है, दूसरा ये है यहां पर, है ना, और तीसरा ये वाला है यहां पर। तो अभी आपको सिंपल से ध्यान में रखना है ये अरीय सममिति है। तो प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। ए सममिति का जो उदाहरण है वो आपके पास आएगा पोरीफेरा, ठीक है। ए सममिति के बारे में क्या लिखा, किसी भी केंद्रीय अक्ष से, केंद्रीय अक्ष इंपॉर्टेंट है द्विपार्श्व में, और जो आपके पास अरीय सममिति उसमें ये डिफरेंस आएगा। तो किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती, वो होता है ए सममिति। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करता है तो वो होता है अरीय सममिति। बता दिया मैंने एक एग्जाम्पल से, जैसे सिलेंट्रे, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में इस प्रकार की सममिति होती है। लेकिन एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा ऐसे कुछ हैं जिनके एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समरूप दाएं और बाएं में विभक्त करती है, वो है द्विपार्श्व, बाइलेटरल जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है, बता दिए। फिर तीसरा जो आता है अपने पास वो है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन।
द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक। नॉर्मली इसको आपको समझना तो क्या करना है कि जब भी भ्रूण है, भ्रूणावस्था की बात करते हैं, तो भ्रूण कब बनता है, जब युग्मकों का संलयन होता है, एन और एन है, यहां से 2n बना है, ये अभी एक कोशिकीय है, क्या है, एक कोशिकीय, क्योंकि दो कोशिकाएं थी, ये आके मिल चुकी, एक हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा तो 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, और इस प्रकार से क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। और ये अभी क्या है, भ्रूण है। तो भ्रूणीय अवस्था में जो कोशिकाएं हैं वो अगर 2 लेयर बना लेती है, 2 जो स्तर है उसमें व्यवस्थित हो जाती है, तो उसे अपन कहते हैं द्विकोरकी। उसे अपन क्या कहते हैं, द्विकोरकी। मतलब कोर कितनी है, 2, एक तो आपके पास बाहर वाली होगी और दूसरी कौन सी होगी, अंदर वाली होगी। नहीं, एक तो बाह्य जो है एक्टोडर्म से अपन कहते हैं, और दूसरा एंडोडर्म यहां पर आ जाएगा। तो यहां लिखा है कि 2 भ्रूणीय स्तर से बनी होती है, जैसे बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, उसे अपन कहते हैं द्विकोरिक, इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, जैसे सिलेंट्रेट एग्जांपल लिखा है ये वाला, ठीक है, ये द्विकोरिकी। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जहां पर इन दोनों के बीच में, जो बाह्य और जो आंतरिक बताई जा रही है, इनके बीच में एक तीसरे प्रकार की लेयर होती है। तो लेयर अपने पास कितनी हो गई, 3 हो गई, तो इसे अपन क्या कहेंगे, त्रिकोरिक कहेंगे। और जो तीसरे प्रकार की लेयर है उसे अपन बोलते हैं मध्यस्थ त्वचा, या कहते हैं इंग्लिश में मेसोडर्म। क्या कहता है, मेसोडर्म या मध्यस्थ त्वचा। तो वह प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर होता है, मतलब 2 तो है ही, लेकिन तीसरा भी यहां पर मिलेगा, उसे अपन कहते हैं त्रिकोरिकी। प्लेट एलिमेंटिस से लेकर जो रज्जु की है सारे के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं चित्र से, बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा, ये मेसोडर्म, ठीक है, ये त्रिकोरिकी है। त्रिकोरिक मतलब 3 कोर हैं उसके। यहां एक शब्द लिखा है मेसोगिलिया इस चित्र के अंदर, जो थ्योरी में नहीं लिखा। तो ये मेसोगिलिया में एक तरह से अपन कहें कि जो कोशिका है वो नहीं है, एक तरह से समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है साहब, वो आपके पास गुहा आएगी यहां पर उसको समझने के लिए, ठीक है। तो जो चौथा है वो अपने पास प्रगुहा, या जिसे अपन कहते हैं सीलोम। सीलोम को ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं सीलोम। तो जो बाह्य त्वचा, आंतरिक त्वचा की बात की थी, मध्यस्थ त्वचा की अगर अपन ने बात की, तो इसमें से जो त्रिकोरक की जो बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास अगर मध्यस्थ त्वचा, जैसे मान लो ये एक लेयर ये बाह्य, उसको उसके बाह्य के बाद में मैं आपको मध्यस्थ त्वचा जो है वो अलग कलर से बताऊंगा, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। बाह्य हो गई, ये मध्यस्थ त्वचा हो गई, और उसके बाद में आपके पास क्या हो गई, ये आंतरिक हो गई। जैसे मान लो ये आंतरिक हो गई, तो ये जो मध्य वाली है, इसका अगर कुछ पार्ट बाह्य के साथ में जाए और कुछ आंतरिक के साथ में जाए, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं इस चित्र को, तो यहां पर बीच में क्या हो जाएगी, जगह हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये जो आपके पास है ना, ये मध्य वाली, ये इस प्रकार से, ये मध्य वाली, ये कोशिकाएं हैं एक तरह से, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं इस प्रकार से, ये मध्य वाली है, ये मध्य वाली है, ठीक, मध्य वाली। अब क्या होगा आपके पास, ये जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो बताई जा रही है, ये बाह्य हो गई, और उसके बाद में ये अपने पास क्या हो गया, ये आंतरिक हो गई। और जो मध्य वाली थी, उसमें मध्य वाली, अगर जो मध्य वाली का कलर क्या है अपने पास, रेड कलर है, तो मध्य वाली जो है कुछ इस प्रकार से, कुछ तो यहां पर बाह्य त्वचा के साथ में चली गई है, ठीक, कुछ आंतरिक त्वचा के साथ में आ गई। तो बाह्य जो थी वो शरीर भित्ति एक तरह से, बाह्य वाली जो शरीर भित्ति, और अंदर वाली आपके पास क्या है, अंदर वाली जो है आहार नालिया कह सकते हैं उसे। तो यहां बीच में ये क्या हो गई, जगह यहां पर आपके पास हो गई, वो आपके पास है, जो स्पेस हुआ है, जो जगह हुई, उसे अपन कहते हैं गुहा या प्रगुहा। अब इस गुहा की उपस्थिति के आधार पर 3 है। अगर किसी में ये गुहा नहीं है तो वो अगुही है, किसी में गुहा है तो वो गुही है, लेकिन किसी में इस गुहा में छोटे छोटे जो मध्य त्वचा अपन ने बात की थी ना, या इस प्रकार से चली जाती है, ये मध्य त्वचा पूरी ना जाकर इस प्रकार से मतलब व्यवस्थित हो जाती है, तो उसे अपन कहते हैं कूट गुही, मतलब फॉल्स सिलोमेंट जिसे अपन कहते हैं, जिसमें सत्य गुहा नहीं है भी और नहीं भी, तो वो सत्य नहीं है एक तरह से। तो यहां वही लिखा है, शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। शरीर भित्ति बता दिया, आहार नाल बता दिया। तो मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा, मतलब जो ये शरीर गुहा की जो बात करें, जो मेसोडर्म से आच्छादित है, मतलब ये मेसोडर्म बाहर भी और ये अंदर भी आपके पास है ना। और यह आपके पास क्या है लिखा, मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा। ये जो गुहा है जो मेसोडर्म से आच्छादित है, मतलब मेसोडर्म है इसके चारों तरफ, तो है ही, देखने की बात है ही नहीं, उसमें बाहर भी और अंदर भी है यहाँ पर। तो उससे अपन कहते हैं प्रगुहा या देहगुहा तथा इससे युक्त प्राणियों को प्रगुही कहते हैं, जैसे एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। कुछ प्राणियों में ये गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा, मेसोडर्म, बाह्य त्वचा तथा अंत त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के जैसी होती है, उसे अपन कहते हैं कूट गुही।
तो यहां पर तो ये जो था मध्य त्वचा चली गई, ठीक है। लेकिन कूट गुहे में ये जो मध्य त्वचा ये थैली जैसे बिखरी हुई है यहां पर, ये तो इसे अपन कहते हैं कूट गुहे या फॉल्स कह सकते हैं, कर सकते नहीं है, जैसे एस्केलमेंथिस। और कुछ में क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं होते। तो जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उसे अपन कहते हैं अगुहे। देखो एज इट इज है, ये मध्य जो है मध्य त्वचा मेजोटम, ना तो बाहर गई है ना अंदर आई है, वैसी की वैसी भरी पड़ी है। कौन सा जो सह चित्र है और यहां पर ये जो बे चित्र है सेम है, मतलब ये मध्य त्वचा जो है वो यहां पर विभक्त नहीं हुई, कोई गुहा नहीं बना रही, तो वो अपने पास से एक हुई है। एग्जाम्पल कौन सा है, प्लेटे हेलमिंथिस, ठीक है। अब यहां जो लिखा ना ये एस्केलमेंथिस प्लेटे हेलमिंथिस, एज इट इज ये पूरा स्टेटमेंट इन दोनों संघ में मिलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि काफी बड़ा चैप्टर है या वो समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें रिपीट होगी इसके अंदर, ठीक है। ये चित्र भी ध्यान में आपको रखना है। फिर आता है खंडी भवन सेगमेंटेशन, मतलब किसी जीव के या तो बाहर या अंदर की ओर क्या होता है, वो जीव का जो शरीर होता है छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है ना, उसे अपन कहते हैं खंडी भवन सेगमेंटेशन। जैसे कैंचो वगैरह अपन देखते ही, इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि यहां पर कुछ अंग जो है वो हो सकता है कि रिपीट हो, यहां जो पहले खंड में है हो सकता है वो पांचवें खंड में सेम उसी प्रकार का हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों और श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहते हैं, जिनमें कुछ एक अंगों की कर्मिक पुनरावृत्ति होती है, इंपॉर्टेंट है। इसी को अपन कहते हैं खंडी भवन। उदाहरण में लिखा है केंचुए का शरीर जो है खंडी भवन है, जिसे अपन कहते हैं विखंडा अवस्था, समझा दिया। फिर आगे अपने पास आता पृष्ठ रज्जु, जिसे अपन कहते हैं नोटोकॉर्ड, इंग्लिश में क्या कहते हैं नोटोकॉर्ड। इसी के आधार पर रज्जु की और रज्जु की अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीछे की ओर, पृष्ठ का मतलब होता है पीछे, अधर का मतलब होता है आगे, अधर या अग्र कह सकते हैं, इसका मतलब होता है आगे। तो पीछे की ओर अगर कोई कॉर्ड है, ठीक है, रज्जु है, तो वो आपके पास जहां पर उपस्थित है तब तो उसे कहेंगे रज्जु की, जिसमें नहीं है तो वो हो जाएगा रज्जु की, ठीक है। तो शलाका रूपी, शंकु और शलाका दो शब्द आप सुनते हैं। शंकु का मतलब इस प्रकार से होता है, कुछ ये इस प्रकार से शंकु होता है, शलाका लंबी लंबी कुछ बेलनाकार होती है। तो शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा, मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। एक और बात, जब 18वां चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर हृदय जो आता है वो भी मध्य त्वचा से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह मतलब पीछे की ओर बनती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जु की, अब अपने पीछे भी है, ऐसी बात नहीं है नहीं अपने पीछे भी है, तो अपन क्या है रज्जु की। जहां पर पृष्ठ रज्जु है तो उसे अपन कहेंगे रज्जु की, जहां पर नहीं है उसे अपन कहेंगे रज्जु की या नॉन कोऑर्डिनेट। इतना सा क्लियर है। तो ये जो 6 बेसिक जो आधार है वर्गीकरण का वो आपको ध्यान में रखना है, बेसिक पॉइंट वो, तब तो क्लियर यहां पर हो जाएगा। आगे आने वाले जो भी संघ है वो, ठीक है। अब आगे जो अपने पास आता है वो है प्राणियों का वर्गीकरण, जो दूसरा टॉपिक है। एक तरह से एनसीईआरटी के हिसाब से अपन चले तो, बाकी तो बड़ा है थोड़ा सा है टॉपिक जो है। तो प्राणियों का वर्गीकरण जो है उपरोक्त जो वर्णित मौलिक लक्षण है, जो 6 अभी अपन ने पढ़े थे, जिसमें सम्मिति आती है, द्विकोरिक त्रिकोरिक वगैरह वो आता है, ठीक है। गुहा की उपस्थिति की बात करें, संगठन का स्तर, पृष्ठ जो ये सब जो आते हैं, उसी के आधार पर इनका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया। तो संघ आएंगे काफी, पोरीफेरा से लेकर लास्ट तक आपके पास संघ आते रहेंगे, कोऑर्डिनेटा वगैरह तक चलेंगे। तो 2-3 बार इनके नाम आप सुनोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हिंदी में इनका कोई नाम नहीं है, ठीक है। पहला जो आता है संघ है वो है पोरीफेरा। कौन सा फेरा, पोरीफेरा। जैसे पादपों में अपन ने एल्गी से शुरुआत की थी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें सबसे सरलतम कौन सा था, एल्गी था, और सबसे जटिलतम कौन सा था, एंजियोस्पर्म था। तो सेम ऐसे ही यहां जो जंतु जगत में सबसे सरलतम जो आएगा वो कौन सा होगा, पोरीफेरा आएगा, जिसे सामान्यतः अपन क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः इसे अपन क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। सबसे पहले जो प्राणी मिलते हैं वो पोरीफेरा ही मानते हैं अपन, वही है, ठीक है। तो इन संघ के प्राणियों को सामान्यतः अपन कहते हैं स्पंज। सामान्यतः क्या हम कहां मिलते हैं, सामान्यतः शब्द जो एनसीईआरटी वाले बहुत बार यूज में लेते, तो एक पेज तो ऐसा खत्म हो जाता है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो कहां मिलता है, लवणीय और असममित होता है। लवणीय जल में मिलते हैं, असममित मतलब इसे बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, अब वापस से नहीं बताया जाएगा बार बार। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी है। आद्य का मतलब सबसे पहले, जैसे आपने मोनेरा पढ़ा था तो उसके अंदर अपन बात करते हैं आद्य बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सबसे पुराने। सेम ऐसे प्राणी की बात करें तो प्राणियों में सबसे पुराने कौन आएंगे, पोरीफेरा, स्पंज आएंगे, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। कोशिका मिलती है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जो जल परिवहन है मतलब एक तरह से परिवहन हो रहा जल का। यहां पर जो नाल तंत्र की बात करा है, इसको छोटे से चित्र से समझाता हूं मैं आपको। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से जल वगैरह प्रवेश करता है, उसे तो अपन कहते हैं ओस्टिया। क्या कहते हैं, ओस्टिया, हिंदी में भी यही कहते हैं। जबकि यहां से ये परिवहन होगा जल वगैरह का,
और जो बड़ा छिद्र है जहां से वेस्ट वगैरह बाहर निकलता है उसे अपन कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। ठीक है, और इसके बीच में जो आपके पास नाल मिलती है एक तरह से यहां पर, ठीक है, जो गुहा मिलती है उसे अपन कहते हैं स्पंज गुहा। क्या है? स्पंज गुहा या स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, ठीक है, सील, COEL, ठीक है, स्पॉन्जोसील। तो यहां आप देखेंगे तो जल जो है सूक्ष्म रंध्र, छोटे होते हैं रंध्र, उसे अपन कहते हैं ओस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय गुहा में प्रवेश करते हैं, तथा जो बड़े रंध्र है वो ऑस्क्यूलम है। ये भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसमें छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। जल परिवहन का ये जो रास्ता है भोजन जमा करेगा, साथ साथ में क्या करेगा? शोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायता करता है। ठीक है, फिर लिखा कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आश्रित करते हैं। जैसे आपकी स्पंज है, यहां मान लो ये आपके पास नाल तंत्र है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ यहां पर क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसे अपन कहते हैं कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं। एक होती है कोलर बोन। क्या होती है? कोलर बोन। क्लेविकल जिसे अपन कहते हैं यहां पर, ये क्लेविकल है यहां पर, ठीक है, दोनों साइड में एक एक। ब्यूटी बोन भी इसे कहते हैं लड़कियों के हिसाब से। तो यहां जो क्या होता है, जो गुहा होती है इसके चारों तरफ क्या होती है? कोइनोसाइट होती है। कोशिकाओं में पाचन होता है। कोई भी जीव है ये, क्योंकि ये कोशिका स्तर का, तो यहां ये कोशिकाएं हैं, तो इसके अंदर जब भी भोजन जाएगा तो इसके अंदर जाएगा और इसी के अंदर क्या होगा? पाचन होगा। मनुष्य के सेंस में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, क्योंकि समझ सकते हो आप, आहार नाल है कुछ इस प्रकार से जो पाचन होता है वो नलिका नुमा जो स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है। ठीक है, अमाशय में भोजन संग्रहित रहेगा, 4 से 5 वहां रसायन आएंगे, वहां पाचन करेंगे, उसके बाद में अवशोषण होगा। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है, पूछा गया है। कंकाल जो किसका बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, ये पूछा गया है, स्पॉन्जिन। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, मतलब एक जीव के अंदर ही होते हैं, इसीलिए इसे अपन उभय लिंगाश्री भी कहते हैं। अन्य तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मान लो नर यहां पर होगा, नर स्ट्रक्चर, ये मादा होगी, तो एक द्वारा ही बनाए जाएंगे। अब जनन की अगर अपन बात करें तो जनन के बारे में आपने दूसरे और तीसरे चैप्टर में विस्तार से पढ़ रखा है। अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन जो है युग्मकों द्वारा होता है। युग्मकों का संलयन होगा, वापस से वही प्रोसेस चलती रहेगी। निषेचन के बारे में आपको क्या करना है? एक टेबल आपको बना लेनी है, निषेचन किसमें आंतरिक होता है और किसमें बाह्य होता है। ठीक है, तो इसके अंदर निषेचन होता है आंतरिक। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। दो शब्द यहां पर आपको बार बार मिलेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट परिवर्तन, विकास हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। जबकि अप्रत्यक्ष में क्या होगा? जो भी आपके पास भ्रूण वगैरह बनाएगा, युग्मनज वगैरह बनाएगा, वो क्या होगा? उसके बीच बीच में लार्वा अवस्था होती है। वयस्क बनने से पहले बीच बीच में यहां पर क्या होगी? लार्वा अवस्था आपके पास आएगी। ठीक है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। तो यहां लिखा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है यहां पर परिवर्तन, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे साइकोन, साइपा। स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज या तथा यू स्पॉन्ज जिसे अपन कहते हैं भात स्पंज। देख सकते हैं साइकोन है, ये यू स्पॉन्जिया है और ये स्पॉन्जिला है। ठीक है, यू स्पॉन्जिया यू के शेप में है लगभग, आप देखोगे तो इसे। वैसे तो मैं नहीं बता रहा कि ये यू शेप में होता है, केवल मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं। ये तो आपके पास वी शेप में, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना। अगर ये चित्र दिया जाए कि ये किसका है निम्न में से, साइकोन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, तो ये तो है साइकोन का, है ना। ये है यू स्पॉन्जिया और ये स्पॉन्जिला। क्लियर है? ये जो टेबल की बात करेगा, ये तो टेबल जो है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप पूरे संघ पढ़ लोगे वैसे आ जाएगा। एक जो प्रश्न है वो यहां से पूछा गया कम से कम 2-3 बार, ये सममिति का। जैसे जैसे अपन इन संघ में चलते हैं पॉलीफेरा से लेकर आगे की ओर, वैसे वैसे आपके पास क्या होता है? सममिति जो है आपके पास द्विपार्श्व आ जाती है। ठीक है, लेकिन इकाइनोडर्मेट के केस में 2 सममिति आएगी, या तो अर्य आएगी या द्विपार्श्व आएगी। बस यही से प्रश्न पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। ये जो लिखा है ना सब, ये सब कुछ पहले अपन ने देख लिया। ये अर्य सममिति और ये घुये, ये सब अपन ने देख लिया। और जैसे जैसे आप आगे चलोगे वैसे वैसे और क्लियर हो जाएगा। इस टेबल को सबसे लास्ट में एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा संघ आता है सिलेंट्रेटा। तो जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी अभिलक्षण है, वो लगभग क्या है? सेम है। सममिति में जो 6 अभिलक्षण अपन ने देखे ना उसमें, ठीक है, एक का याद रखोगे तो दूसरे अपने आप से याद रह जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक संघ में एक विशिष्ट पॉइंट आएगा जो आपको ध्यान में रखना। डार्क शब्दों में लिखा आ सकता है,
गहरे शब्दों में, जो इंपॉर्टेंट होगा हर एक संघ के लिए। सिलेंट्रेटा को नाइजीरिया भी कहते हैं। ये जो है अधिकतर समुद्री स्थावर या मुक्त, स्थावर का मतलब एक जगह या तैर सकते हैं। सममिति है, कौन सी सममिति है? द्विपार्श्व, ठीक है, या अरीय। यहां जो आपने पहले डिस्कस कर लिया है सममिति के बारे में कि किस प्रकार की सममिति इसके अंदर देखने को मिलेगी। इस टेबल में भी अपन देख सकते हैं। आप ये जो अरीय है, मैंने आपको बताया था कि दोनों में क्या है, लगभग लगभग हर एक पॉइंट जो है समान ही आएगा। तो अरीय सममिति यहां पर आपके पास लिखी हुई दोनों में ही मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाइजीरिया नाम जो है इनकी दंश कोशिका और नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से लिया गया, ठीक है। नाइजीरिया जो नाम है इनकी दंश कोशिका, दंश का मतलब आपको समझ में आता है, चुभने वाला एक तरह से अपन कह सकते हैं, उसी से आया गया है। ये जो कोशिकाएं हैं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोरक या नाइडोब्लास्ट स्थिरिक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। ये कोई जीव है, जैसे मान लो यहां पर ये दंश आपके पास निकले, तो इसको मान लो, क्योंकि अपन ने पहले बोला था या तो ये तैरने वाले हो सकते हैं या स्थिर हो सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई चट्टान है पानी के अंदर, तो इसको यहां पर चिपकना साहब, तो ये क्या करेंगे, जो दंश कोरक है वो चिपक जाएंगे, ठीक है। किसी जीव को पकड़ना है तो ये पकड़ के खा जाएंगे साहब, ठीक है। ये आपके पास कुछ फंक्शन बता रखे हैं, रक्षा करेंगे, शिकार में काम में आएंगे या स्थिर में भी काम में आ सकता है। दंश कोरक जो है वो, दंश कोरक और जो दंश कोशिका है उसमें क्या है डिफरेंस है। नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट ये आपके पास सेम है एक तरह से, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं। नाइजीरिया में उत्तक स्तर का संगठन होता है, सेम ऐसा ही आगे जो आने वाला है उसमें भी होगा। द्विकोशिकी होते हैं, द्विकोरकी, कोशिकी नहीं है द्विकोरकी है, ये करेक्शन है, द्विकोरकी। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख या हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती। क्या मिलती है? केंद्रीय जठर संवहनी या गैस्ट्रोवेस्कुलर। और कहां खुलेगी? अधोमुख हाइपोस्टोम, मतलब जो मुख है वो आगे की ओर है, अग्र है, अधो का मतलब आगे की ओर, ठीक है। उस वहां पर वो खुलेगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है वो। इनमें अंतःकोशिका है वो अंतराकोशिक दोनों प्रकार का मिलता है। पाचन जो है वो क्या मिलता है? पाचन की बात कर रही है ये एनसीईआरटी, पाचन की यहां पर बात करेगी, क्योंकि पहले में अपन ने अंतराकोशिक की बात की थी पोरीफेरा में, स्पंज में। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है, तो उसके अंदर आपसे पूछा जाए तो स्पॉन्जिन जो तंतु है उसकी बात की थी, ठीक है। स्पंजिन जो फाइबर है उनकी बात की थी। इनका शरीर दो आकारों पोलिप तथा मेडुसा से बना होता है। पोलिप जो होता है, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना, एनसीईआरटी के साइड में आप चाहे तो लिख सकते हो, पोलिप और मेडुसा, 2 या 3 डिफरेंस इसके अंदर आएंगे। पोलिप जो होता है वो क्या होता है? स्थावर होता है तथा बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा, ठीक है। स्थावर का मतलब एक जगह होता है, तैरता नहीं है, एक जगह पर होता है, और बेलनाकार होता है। तो यहां आप देख सकते हैं ये पोलिप है, तो इसको ना देख के तो सींग जैसा दिख रहा है, इसको देखो आप, ये बेलनाकार है, ठीक है। और ये जो मेडुसा है वो छतरी के जैसा है, यही आपको याद रखना है, हाइड्रा, ठीक है। मेडुसा जो है छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी है। डिफरेंस आ गया आपको, ये फ्री वाला होता है, जैसे ओरेलिया और जेलीफिश, ओरेलिया और जेलीफिश इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये ओरेलिया जो मेडुसा छतरी के जैसा है, और ये एडम्सिया या पोलिप जो लिखा आपके पास वो कैसा है? आपके पास बेलनाकार है। ये स्थावर है और ये मुक्त है, सिंपल सा दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा। वे नाइजीरिया जिनमें दोनों पोलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं इसके जिसमें दोनों रूप मिलेंगे, जिसमें पोलिप और जो मेडुसा है वो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। उससे अपन कहते हैं पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस। पी से पोलिप से मेडुसा बनेगा और मेडुसा से वापस पोलिप बनेगा, फिर इस प्रकार से चलता रहेगा, तो एकांतरण हो रहा है, उसे अपन कहते हैं मेटाजेनेसिस। पोलिप जो है अलैंगिक जनन यहां पर करेगा, क्या करेगा? अलैंगिक जनन करेगा, उससे मेडुसा बनाएगा, और मेडुसा जो है वापस से लैंगिक जनन करेगा तो पोलिप यहां पर बना देगा। ये जो इनके चारों तरफ का जो आवास है, जो प्रकृति की बात करें उसके आधार पर है। अगर सुटेबल एनवायरमेंट इनको मिलेगा तो वो लैंगिक जनन कर लेंगे, और नहीं मिलेगा तो वो अलैंगिक कर लेंगे साहब। जैसे लिखा फाइसेलिया, जिसे अपन कहते हैं पुर्तगाली युद्ध मानव, एडम्सिया जिसे अपन कहते हैं समुद्री एनिमोन, पेनिनचुला समुद्री पिच्छ, गोरगोनिया समुद्री व्यंजन, तथा मैंड्रीना ब्रेन कोरल कहते हैं इसे अपन, ठीक है। ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो नाम भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए निम्न में से ब्रेन कोरल किसका सदस्य है।
बता देना साहब, मैंड्रिना इसका दूसरा नाम है और ये किसका सदस्य है? सिलेंट्रेटा का सदस्य है। आगे बात समझ, चित्रों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये नाइडोब्लास्ट का चित्र जो है आरेखीय दृश्य एक तरह से, वैसे तो पुराने समय में इसका नामकरण पूछा जा सकता था, लेकिन अब तो इसमें कुछ एनसीईआरटी वालों ने नेमिंग कर ही नहीं रखी है, कुछ तो नहीं ही पूछे गए, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो बात कर रहे थे अपन, ठीक है, जो एक शब्द अपने पास आया था ना, ये केंद्रीय जठर संवहनी गुहा जो पाई जाती है, तो इसके अंदर आप वैसे तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर, ठीक है। बाकी चीजें नहीं अपने को देखनी है। फिर आता टीनोफोर। टीनोफोर जैसे अपन कहते हैं कंक तदर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या सी वॉलनट भी कहते हैं, या कंकाल जेली भी कहते हैं, कोम्ब जेली भी कहते हैं। ये सभी समुद्री आवासीय आर्य समिति, उसके अंदर नहीं लिखा था, इसके अंदर लिखा है सीधा सीधा आर्य समिति, द्वीपोरे के उसके सेम ही है तथा इसमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। सेम ये पूरा स्टेटमेंट है, सिलेंट्रेटा के समान ही है टीनोफोरा जो। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभिक कंकाल पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चित्र को आप देखेंगे तो यहां पर तो 8 तो नहीं दिख पाएगी आपको, जैसे मान लो आप ही मान लो ये 8 है, ये ठीक है, कितनी 8 है, ठीक है, ये 8 आपके पास है जो क्या कर रही है, चलन में सहायता करती है। 8 बाह्य कशाभी, मतलब उसके ऊपर कशाव होता है, कशाव और पक्षमाभ जहां पर भी आया उसका मतलब होता है मूवमेंट में हेल्प करता है, कंकट पट्टिका होती है। पाचन जो है अंतः कोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों होता है, सेम वैसे ही उसके अंदर भी ऐसा ही था। जीव संदीप्ति, मैंने आपको बताया था डार्क स्टेटमेंट या डार्क शब्दों में कुछ लिखा हुआ, तो यहां पर आपके पास लिखा है जीव संदीप्ति, मतलब जो है बायोल्यूमिनेसेंस, इसे अपन कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, इसे अपन कह रहे हैं, ठीक है, जो है प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना। बायो का मतलब लिविंग, ल्यूमिनेसेंस का मतलब लाइट, एक तरह से जीवित जीवों द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना होता है। ल्यूमिनेसेंस जो टीनोफोर की क्या है, मुख्य विशेषता है, इंपॉर्टेंट है। नर एवं मादा अलग नहीं होता है, जनन केवल लैंगिक होता है, अलैंगिक नहीं होता है, पहले वाले में होता था। निषेचन बाह्य होता तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती, ठीक है। उदाहरण लिखा है प्लोरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना, क्या लिखा है, टीनोप्लाना। अब आप देखेंगे तो यहां लिखा है परिवर्तन जो है अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन में लार्वा अवस्था मिल रही है, जबकि यहां पर जो अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो रहा है उसमें लार्वा अवस्था नहीं मिल रही है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा, पहले वाला सही होगा, अप्रत्यक्ष में लार्वा अवस्था मिलती है, ठीक है। प्लोरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, ये टीनोप्लाना प्लोरोब्रेकिया जो है फुटबॉल के जैसा आपको चित्र बता रखा है यहां पर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट संग आता है प्लेटेलमिंथीज, प्लेट के जैसे, प्लेटी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज का मतलब होता है छोटे छोटे जो जीव हैं वो आएंगे इसमें, ठीक है। और प्लेटी का मतलब प्लेट, और प्लेट कैसी होती है, चपटी होती है, प्लेट प्लेट होती है चपटी, इसीलिए इसे अपन कहते हैं चपटे कर्मी। इस संघ के प्राणी पृष्ठ आधार, मतलब पृष्ठ और आधार, पृष्ठ का मतलब पीछे, आधार जो लिखा है वो अधर से लिया गया है, पृष्ठ प्लस अधर पृष्ठ आधार हो जाता है, चपटे होते हैं ऐसे चपटे, इसीलिए इसे सामान्य चपटी कर्मा कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंत्य परजीवी के रूप में मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हेलमिंथीज का मतलब ही छोटा होता है, तो परजीवी के रूप में मिलते हैं। चपटे कर्मी द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणीय तथा अप्रगुवी होता है, इंपॉर्टेंट है। प्लेटेलमिंथीज और एस्केलमिंथीज में प्रगुआ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, कौन सा प्रगुवी है, कौन सा अप्रगुवी है, कौन सा में फॉल्स मिलता है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें अंग स्तर का संघर्ष, शरीर संगठित होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक मिलते हैं, ठीक है। परजीवी है, जैसे मान लो ये किसी कोई जीव है और ये आपके पास प्लेटेलमिंथीज है, यहां पर जब ये जाएगा तो इसको चूषक मतलब चूसने वाले जो है अंगों की मतलब जरूरत होगी, पार्ट की, ठीक है, भाग की भी जरूरत होगी, इससे वो वहां से पोषण ले सकता है। तो प्राणियों में अंकुश तथा चूषक पाया जाता है, चित्र में ऐसा कह रहा है ये प्लेटेलमिंथीज का 4.9 जो चित्र है वो है। कुछ चपटे कर्मी जो खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ है ये चपटा कर्मी आया, इसकी सतह से इसे अवशोषित कर लेगा सर। आगे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, ज्वाला कोशिका जिसे अपन कहते हैं फ्लेम सील,
ज्वाला कोशिका जिसे अपन कहते हैं फ्लेम सेल परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। यहां से परासरण तंत्र के बारे में भी आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। तंत्र तो नहीं करेंगे अपन, केवल परासरण की ही बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मनुष्य की बात करें या मेमल्स की बात करें, सबसे लास्ट में आता है अपने, तो उसमें क्या होता है, किडनी वगैरह मिलती है, वृक व्रकाणु वगैरह वो मिलती है। लेकिन अभी तक तो यहां तंत्र तो आया नहीं, तंत्र तो बना नहीं अभी तक, ठीक है। यहां पर अभी आपके पास क्या आया था, यहां अंग स्तर है, तो अभी किडनी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं अपन। यहां जो कोशिका है, कोशिकाओं का नाम आपको ध्यान में रखना, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल, वो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करती है। नर मादा अलग नहीं होता है, निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। मतलब कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पुनरुद्भवन मतलब ये कोई पार्ट है इसका, ये टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो नए पार्ट की बात करें वो यहां पर बन जाता है। उदाहरण लिखा टीनिया, जिसे अपन कहते हैं फिताकर्मी, दूसरा लिखा फेसियोरा, जिसे अपन कहते हैं पर्णकर्मी। तो ये दोनों ही आपको यहां पर मिल जाएंगे। पीता नहीं, ये पिता, ये पर्णकर्मी, सिंपल ध्यान रख लेना, पत्ती के जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है। ये फीते का जैसा जो होता है ना, फीता घर में या टेलर के पास, उसके जैसा दिखता है। तो ये आपके पास सिंपल सा प्लेटे हेलमिंथिस, क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास आता है एस्के हेलमिंथिस, जिसे अपन कहते हैं गोलकर्मी, ठीक है। ये भी मनुष्य में मिलते हैं मोस्टली। जो आप 12th क्लास का 8वां चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है एस्के हेलमिंथिस, प्लेटे हेलमिंथिस का डिस्कशन अपन थोड़ा सा करते हैं। तो एस्के हेलमिंथिस जो है प्राणी अनुप्रस्थ काट में कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। अगर उन्हें अपन काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसे होंगे, वो गोलाकार होंगे, इसीलिए इसे अपन कहते हैं गोलकर्मी। चपटे कर्मी की बात करते हैं, वो चपटे होते हैं सब प्लेट के जैसे। तो ये जो है मुक्त जीवी होते हैं, जलीय होते हैं अथवा स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। छोटे छोटे तो परजीवी ही होते हैं मोस्टली। ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोणीय तथा कूट प्रगुही है, मतलब इसके अंदर जो गुहा मिलती है वो जो है वो उसमें जो मेसोडर्म है वो छोटे छोटे थैले के जैसे जो पाउच होते हैं उसके रूप में मिलती है। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र आ गया यहां पर, साहब पहले अंग था, यहां पर क्या आ गया है, अंग तंत्र आपके पास आ चुका है। आहार नाल पूर्ण होती है, पूर्ण और अपूर्ण मैंने आपको बता दिया, दो छिद्र होंगे तो पूर्ण है और नहीं है तो अपूर्ण है। जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर फेरिंग्स जिसे अपन कहते हैं, वो किसका अभिलक्षण है, वो आपके पास मिलेगा एस्के हेलमिंथिस का। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकलती है। चित्र में तो उत्सर्जन के बारे में नहीं बता रखा, लेकिन हाँ ये बता रखा एस्के हेलमिंथिस है। इसमें चित्र में आपको पहचानना जरूरी है नर कौन सा और मादा कौन सा है। नर जो है वो आपके पास छोटा है, मादा जो है इस चित्र के हिसाब से आपके पास बड़ा है, और यहां पर इसकी जो पूंछ है वो थोड़ी सी घूमी हुई है, ठीक है। नर तथा मादा जो है एक लिंगाश्री, मतलब अलग अलग है इनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। प्राय मादा नर से बड़ी होती है, देख सकते हो चित्र में। निषेचन आंतरिक होगा तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखता है, ठीक है। मतलब पहले जो अपन ने देखा था वो सही देखा था, एनसीईआरटी में करेक्शन है। परिवर्तन जो प्रत्यक्ष होगा मतलब शिशु वयस्क के समान ही दिखता है, अथवा अप्रत्यक्ष लार्वावस्था द्वारा भी होता है, दोनों प्रकार का है। उदाहरण लिखा एस्केरिस गोलकर्मी, वुचेरिया फाइलेरिया कर्मी, और एनसाइक्लोस्टोमा लिखा है अंकुश कर्मी। 3 एग्जाम्पल इसके अंदर है, 2 एग्जाम्पल प्लेटे हेलमिंथिस में थे। तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। छोटे छोटे आप पार्ट में डिवाइड करोगे एग्जाम्पल को तो याद हो जाएंगे। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ट्रिक बनाएंगे बैठ के, क्या दिक्कत है। तो आता है नेक्स्ट जो संघ है वो है एनेलिडा। जगत में संगीत आता है, अरे वो 7 जो अपन ने देखा था ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कहीं। सबसे पहले जाति से स्टार्ट करके कहां जाते हैं, संघ तक जाते हैं, फाइलम और डिवीजन। याद है पादप में क्या कहते हैं, जंतु में क्या कहते हैं। तो संघ है एनेलिडा। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय, जल में लवणीय हो सकता है, अलवणीय हो सकता है, स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होता है, सभी में रह सकते हैं एक तरह से बात करें तो। ये अंग तंत्र स्तर, अब यहां से अंग तंत्र स्तर हो गया तो सब में अंग तंत्र स्तर होगा, सब में, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एस्के हेलमिंथिस से द्विपार्श्व सम्मिति, सब में द्विपार्श्व आगे केवल एक एकाइनोडर्मेट को छोड़ करके वहां पर अपवाद आएगा, और ये सम्मिति का भी सब में यहां से सेम हो चुका है। त्रिकोण की कर्मिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुणीय प्राणी है ये, ठीक है। इनके शरीर में क्या होता है, खंड होते हैं तो विखंडों में बटा होता है। लेटिन जो है एन्युलस, एक एन्युलस शब्द है जिसका मतलब होता है सूक्ष्म वलय, छोटे छोटे वलय, इस प्रकार से ये वो होता है एन्युलस। इसीलिए इस संघ को अपन कहते हैं एनेलिडा।
एनेलिडा जो नाम आया है, एनेलिडा जो नाम आया है वो एन्युलस से आया है, और एन्युलस का मतलब होता है छोटे छोटे वलय। चित्र में आप देख सकते हो, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, यहां से, ठीक है, ये छोटे छोटे वलय हैं। इन प्राणियों में अनुदेधर्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। वृत्ताकार मतलब ये आपके पास है कुछ इस प्रकार से, ये पेशियां जो है यहाँ चारों तरफ एक तरह से वृत्ताकार, ये कोई जीव है तो, और अनुदेधर्य का मतलब आपको समझ में आता ही है नहीं, जो चलन में सहायता करती है। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वरूपाद या उपांग पैरापोडिया पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, जो तैरने में सहायता करता है। तो नेरिस ए जो चित्र है यहाँ पर साइड में इसके छोटे छोटे क्या होते हैं, उपांग होते हैं, पार्श्वरूपाद जो होते हैं वो हेल्प करते हैं तैरने में। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, यहां आपको ध्यान में रखना है, इसमें बंद है, लेकिन इसके आगे आने वाले सब में बंद है, लेकिन एक को छोड़ करके, वो कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा, इसमें मिलेगा खुले प्रकार का। ये अपवाद आते हैं कुछ बीच बीच में, एनेलिडा में बंद है, ऑर्थ्रोपोडा में खुला आएगा, उसके बाद मोलस्का में आगे आपके पास क्या आएंगे, वापस से बंद आएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वृकक एक वचन जो है नेफ्रीडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करते हैं। वृकक जो है वहां पर प्लेटिलमेंथिस में फ्लेम सेल था। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं, एक वचन गैंग्लियन, अरे हिंदी में देख लो यार, ठीक है, गैंग्लियन है ये तो, गैंग्लियन, एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती है तंत्रिका तंत्र में। मनुष्य में तो अपना तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क है पूरा विकसित, ठीक है, और बाकी भी बहुत सारे हैं मनुष्यों, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, जो पार्श्व तंत्रिका द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी रहती है। तो ये क्या कह रहा है, तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई जीव है, इसमें एक जोड़ी क्या है, गुच्छिकाएं हैं, जो पार्श्व तंत्रिका तंत्र द्वारा, पार्श्व का मतलब ये जो साइड में यहां पर आपके पास आई है, इन तंत्रिका तंत्र द्वारा दोहरी, दोहरी का मतलब दो, ये दोहरी हो गई, अधर तंत्रिका तंत्र, अधर का मतलब नीचे की ओर वो जाके उससे जुड़ेगा, इस प्रकार से नीचे की ओर वो जाके क्या करेगा, जुड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट यही कहता है। नेरिस जो है एक जलीय एनेलिडा जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी, लेकिन केंचुए तथा जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, ये उभय लिंगाश्रयी है। और ये का ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर, जब जीवों की बात करते हैं एक लिंगाश्रयी है या द्विलिंगाश्रयी है या उभय लिंगाश्रयी है, तब सेम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, और प्रश्न भी पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, इस एग्जाम्पल से, ठीक है। पहले पहचान लेना आपको, ये नेरिस है, और ये आपके पास क्या है, हिरुडिनेरिया या रक्त चूषक जोंक है, ब्लड सकिंग लीच जिसे अपन कहते हैं। उदाहरण लिखा, नेरिस फेरेटिमा तथा हिरुडिनेरिया रक्त चूषक जोंक या ब्लड सकिंग लीच इसे अपन कहते हैं। नीच नहीं कह रहा हूं, लीच कह रहा हूं, ठीक है। फिर अपने पास आता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रो और पोडा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑर्थ्रो और पोडा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है संधि युक्त, और संधि का मतलब हिंदी में क्या होता है, जोड़ना, और पोडा का मतलब होता है जो पाद है, इसके जो उपांग है वो, अगर जो हाथ पैर है उसके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो क्या है, ऑर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। तो ऑर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थ्रोपोडा ही है। 2/3 का मतलब अगर 100 अगर मेरे पास एनिमल है, उसमें से 67 जो एनिमल मिलेंगे वो किसके होंगे, ऑर्थ्रोपोडा। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन मिलता है। ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोर की विखंडित तथा परगुही प्राणी है, पहले के जैसा ये। ऑर्थ्रोपोडा का शरीर जो है काइटिनी बहिकंकाल से ढका होता है, काइटिन से बना होता है इसका बहिकंकाल, ठीक है, काइटिन से। अगर मैं आपसे पूछूं कौवा की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। शरीर जो है सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। शरीर जो है 3 पार्टों में विभाजित होता है, सिर, ये वक्ष और उदर। यहां तो इसके अंदर नहीं बता रहा हूं मैं, आपने इस प्रकार का कुछ चित्र देखा हुआ ये, ठीक है, इस प्रकार का जो अपन पढ़ते हैं 7वें चैप्टर में, किसमें, 7वें चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें भी आपको संधि युक्त उपांग वगैरह देखने को मिल जाता है। इसमें तो आप देखेंगे तो ये वाला ये 3 है, मतलब कहने का मतलब है तो इसके पैर ही, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अच्छे से, मस्त से। तो सिर, वक्ष तथा उदर, ये आपके पास सिर हो गया, ये आपके पास धड़, या धड़ तो वक्ष नहीं होता, ये तो धड़ तो यहाँ आता है, ठीक है, वो जुड़ा रहता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो वहां पर अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको सिंपल सा ध्यान रखना, 3 से जुड़ा होता है, 3 में विभाजित होता है। ऑर्थ्रो का मतलब होता है संधि, पोडा का मतलब उपांग बता दिया, ठीक है। श्वसन जो अंग है वो क्लोम, पुस्त क्लोम, ठीक है, बुक लंग्स या बुक गिल्स जिसे अपन कहते हैं। पुस्त का मतलब पुस्तक,
खुली पुस्तक के जैसे अपन कह सकते हैं। पुस्त फुफ्फुस तथा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन 4 से हो सकता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग मिलता है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला होता है। इससे पहले एनलिडा में कैसा था? बंद था। संवेदी अंग जो है इसके अंदर श्रृंगिकाएं, नेत्र, सामान्य अथवा संयुक्त, संतुलन पुट्टी या जिसे अपन कहते हैं स्टेटो, इससे उपस्थित होते हैं। जैसे ये श्रृंगिकाएं यहां आप देख सकते हैं, ये ऊपर की ओर जो है एंटीना वेंटीना जो है एक तरह से अपन ये इसके अंदर देख सकते हैं। छिपकली नहीं, बटरफ्लाई जिसे अपन कहते हैं, तितली, ठीक है। और संतुलन पुट्टी मतलब इसको बैलेंस करके रखती है, कुछ ऐसी भी संवेदी अंग इसके अंदर होता है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं स्टेटोसिस्ट। उत्सर्जन जो है मेल पीजियन नलिका के द्वारा होता है। फ्लेम कोशिका, व्रकक और अब आ चुका है मेल पीजियन कोशिका नलिका, सॉरी, ठीक है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है, दोनों से हो सकता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है, मतलब जिससे इकोनॉमिकली वो इंपॉर्टेंट है, पैसा वैसा कमा सकते हैं उससे। एपिस जो है मधुमक्खी, बॉम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, ये 3 है इकोनॉमिकली एनसीईआरटी के हिसाब से। फिर आते हैं रोगवाहक कीट, उसमें एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज आते हैं। फिर आते हैं युद्ध पीड़क, जिसमें आता है टिड्डी, मतलब एक तरह से नुकसानदायक है। और जीवित जीवाश्म, लीम्यूलस, राज, कर्कट, किंग क्रेब इत्यादि। इसमें तो क्या है कि इंग्लिश के एनसीईआरटी की पीडीएफ देखोगे ना तो एक बार में याद हो जाता है। ये हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। लिविंग फोसिल्स जिसे अपन कहते हैं, जीवित जीवाश्म जिसे अपन कहते हैं कि वो जीवाश्म है लेकिन फिर भी वो जीवित है, लीम्यूलस उसका नाम है, ठीक है। और किंग क्रेब जो है वो इसके अंदर आता है। इन चित्रों को तो आप आसानी से पहचान ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिड्डी है ये, तितली है ये, बिच्छू है ये, और ये झिंगा या प्रॉन है जो इसके अंदर नहीं लिखा। तो झिंगा और प्रॉन किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। फिर आता जो संघ है वो है मोलस्क का, ये दूसरा सबसे बड़ा है। पहला कौन सा था? ऑर्थ्रोपोडा। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, जल में भी लवणीय अलवणीय हो सकता है। अंग तंत्र का है, बता दिया पहले ही। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणीय प्रगुही प्राणी है, बता दिया पहले। शरीर कोमल, यहां से इंपॉर्टेंट है, शरीर जो है कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है, ठीक है। काइटिन का किसका होता है ये आपको ध्यान में रखना है। काइटिन का किसका होता है ध्यान में रखना, कैल्शियम का किसके अंदर होता है ध्यान में रखना है। इसका शरीर जो है अखंडित है। खंडित में आपके पास कौन कौन सा आ चुका है? ऑर्थ्रोपोडा आ चुका है, एनालिडा आपके पास आ चुका है। जिसमें सिर तथा पेशीय पाद, जो हाथ पैर है इसके, हाथ का मतलब उपांग ही एक तरह से, वो पेशीय मस्कुलर है। और एक अंतरंग कुकुड होता है, ठीक है। हेड मस्कुलर पीठ और आंतरिक जो आपके पास कुकुंद यहां पर होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है इस प्रकार से। जैसे मान लो ये कोई जीव है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके पास कैल्शियम वगैरह की कवरिंग आपके पास होगी। ये हेड है, सिर वगैरह, पेशीय पाद यहां पर कहीं होते हैं इस प्रकार से। और एक अंतरंग कुकुद यहां पर आपको देखने को मिलती है। अंतरंग जो कुकुद है उसे इंग्लिश में अपन मेंटल कहते हैं। मेंटल का मतलब यानी कि पागल है, ठीक है। यहाँ का यह मेंटल है यहाँ पर, ठीक है। तो त्वचा की जो नरम, यहां अपन ने बात की थी, त्वचा जो है वो त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से त्वचा की जो नरम और ये जो भी स्पंज लेयर है वो इस मेंटल के ऊपर क्या बना रही है? कवर बना रही है। कुकुर तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, ठीक है। कुकुर जो आपके पास था, ये कुकुर जो आपके पास है, ये वाला मेंटल जिसे अपन कह रहे हैं। और यहां जो अपन ने बात की थी त्वचा की, उसके बीच में ये जगह मिल रही है ना, ये जगह स्पेस आपके पास मिल रहा है, उसे अपन क्या कह रहे हैं? प्रवार गुहा अपन कहते हैं। जिसमें पंख के समान क्या मिलते हैं? क्लोम मिलते हैं, ठीक है। जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करता है। यहां मिलेंगे कुछ क्लोम इस प्रकार से, ये श्वसन में भी हेल्प करेंगे। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, जिसे रेती जीवा या रेड्यूला कहते हैं। ये जो मुख है ना, इसमें यहां पर आप देखोगे ना, ये वाला, ये जो ये गौर से देखोगे तो एनसीईआरटी में दिख जाएगा। इसे अपन कहते हैं रेड्यूला। मुख जो जीव के समान है या रेती के समान जो घिसने का अंग है, ठीक है। ये आपके पास है रेती जीवा या रेड्यूला। चित्र में देख लेना, ये आपके पास पाइला है। सेम गोगा, ये ऑक्टोपस है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में काफी फेमस हुआ था। पुराने, आप तो हो सकता है अभी के हैं तो पुराने समय में गूगल पर सर्च करेंगे ऑक्टोपस पोल बाबा, तो वो जितने भी फुटबॉल मैच होते थे मोस्टली उनका रिकॉर्ड रहा है, वो विनर को पहले ही बता देते थे, वर्ल्ड कप विनर को या मैच को। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं। अंड
प्रजनक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण लिखा है पाइला सेब घोगा, पिंक टाडा मुक्ता शुक्ति, पता नहीं कौन कौन से जैसे लिख रहा है संस्कृत के नाम हो, सीपिया कटल फिश, रोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस बेताल मछली, एप्लाशिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम रद कवचर और केटोप्ल्यूरा काइटन। ठीक है, केटोप्ल्यूरा काइटन। मैं यही कहूंगा कि अगर आप हिंदी माध्यम से फिर भी इन एग्जाम्पल को केवल इंग्लिश में ही याद रखो और इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी तो ये देखो यार इंग्लिश में लिखा है, और जब आपके नीट में पेपर में पूछा जाए तो आप इंग्लिश का पेपर मतलब हिंदी माध्यम से पेपर आप सेलेक्ट करना जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर मिलता है, और दोनों पेपर मिलेगा तो इंग्लिश में जो आता है वो आप आसानी से याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो संघ आता है वो है एकाइनोडर्मेटा, शूल युक्त प्राणी। एकाइनस जो है उसका मतलब ही होता है शूल युक्त। तो इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंत्य कंकाल पाया जाता है। अभी कुछ समय पहले अपन ने बाहर भी बात की थी, त्वचा वगैरह की जो बात की थी वो कैल्शियम से था, इसीलिए इसका नाम, ठीक है, कैल्शियम युक्त जो क्या अंत्य कंकाल मिलता है, तो इसीलिए इसका नाम एकाइनोडर्मेटा शूल युक्त शरीर है कहते हैं। सभी समुद्रवासी तथा अंग तंत्र का मिलता है, सेम है। वयस्क इकाइनोडर्मेट, यहां से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। वयस्क इकाइनोडर्मेट यहां जो लिखा है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। वयस्क इकाइनोडर्मेट अरीय रूप से सममिति होता है, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होती है। क्लियर है? वयस्क में कैसे मिलेगी भाई साहब? वयस्क में अरीय मिलेगी, मतलब उसमें केंद्र अक्ष से विभाजित करोगे तो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन लार्वा में द्विपार्श्व केवल एक से ही वो 2 पार्ट में विभक्त होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2-3 बार, तो 4 मार्क कर लीजिएगा। ये सब त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, सामान्यतः मुख जो अधरतल पर होता है, मल द्वार पृष्ठ पर होता है, जैसे मनुष्य में होमो सेपियंस में मिलता है वैसे। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जल संवहन तंत्र इस संघ की क्या विशेषता है? जो चलन तथा भोजन पकड़ने तथा शोषण में हेल्प करते हैं। संवहन तंत्र हो रहा जल का संवहन। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वावस्था द्वारा होता है। अब कहने का तात्पर्य जैसे जैसे अपन इकाइनोडर्मेटा से आए ना तो यहां पर पाचन तंत्र की बात होने लग गई, श्वसन तंत्र की बात होने लग गई, उत्सर्जन तंत्र की बात होने लग गई, परिसंचरण तंत्र की यहां पर बात होने लग गई। ठीक है, जो जितने भी तंत्र अपन मनुष्य में पढ़ते हैं ना एक तरह से, वैसे वैसे वो तंत्र अभी विकसित होते जा रहे हैं। बात कर रहे हैं मतलब विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। लैंगिक जनन पाया जाता है, परिवर्धन कैसा होता है, निषेचन कैसा होता है। निषेचन की बात कर रहा है तो ये प्रजनन तंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो एस्टेरियस, जिसे अपन कहते हैं तारामीन, ये लिखा तारामीन एस्टेरियस, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, डोन है समुद्र का एक तरह से, कुकुमेरिया समुद्री करकटी, ओपियरा बंगुर तारा, ये तारे के जैसे मिल रहा है बंगुर तारा। ठीक है, भंग हो चुका है जो तारा। फिर उसके बाद में अपने पास आता है जो संघ है वो है अपने पास हेमिकोर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, या जिसे अपन कहते हैं आधा। हेमी का मतलब होता है हाफ, या जिसे अपन क्या कहते हैं आधा। तो इन्हें पहले हेमिकोर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है कोर्डेटा के जैसे कुछ नहीं है जो कोर्डेटा उनके जैसे, मतलब रज्जुकी और रज्जुकी। लेकिन अब इसे रज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया। हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब इसके आधे जो लक्षण है वो कोर्डेटा के जैसे हैं, हेमी प्लस कोर्डेटा से बना। आधे जो लक्षण है कोर्डेटा को कहते हैं रज्जुकी, आधे लक्षण रज्जुकी के जैसे हैं, आधे लक्षण जो रज्जुकी के जैसे। तो पहले उपसंघ बना दिया, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया, रज्जुकी में एक अलग संघ के रूप में रख दिया गया। हेमिकोर्डेटा के कोलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकोड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान है। ठीक है, 3 पार्ट में इसे बोला गया, शुंड, कोलर और वक्ष। तो यहां इस कोलर रीजन में क्या होती है, स्टोमोकोड, नोटोकोड नहीं है, स्टोमोकोड है जो नोटोकोड के ही सेम है, पृष्ठ रज्जु के ही समान है। इस संघ के प्राणी जो है कर्मी के समान होते हैं, मतलब छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व सममिति त्रिकोर की प्रगुवी है, कॉमन स्टेटमेंट आ गया सब में। शरीर बेलनाकार होता है तथा शुंड, कोलर एवं वक्ष में विभाजित होता है, बता दिया पहले से। परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। श्वसन जो है क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। जैसा शुंड लिखा ना,
शुंड ग्रंथि, इसी में छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है आपके पास, जो क्या करती है उत्सर्जन में आपकी यहां पर मदद करेगी। नर तथा मादा अलग होता है, निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा, या जो लार्वा का नाम लिखा है टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। केवल एक ही ऐसा संघ है पूरी एनसीईआरटी के इस चैप्टर की एनसीईआरटी में जहां पर लार्वा का नाम लिखा है टोनेरिया लार्वा, और वो कौन सा है, हेमिकोडेटा में। ठीक है, बाकी में नहीं लिखा है। पहले के टाइम में पूछते थे, अब तो नहीं पूछते थे, फिर बताने का मतलब ही क्या। उदाहरण लिखा है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, बेलन के जैसा। सर याद में रख लेना, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, दूसरा एग्जांपल याद रख ही सकते, एक तो बता दिया ट्रिक मैंने। ठीक है, तो हेमिकोडेटा यहां पर भी कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में आता है कोर्डेटा। अभी तक जितने भी आपने देखे थे वो सारे क्या है, नॉन कोर्डेट है या रज्जु की है, और अब जो पढ़ रहे हैं अपन वो क्या है, रज्जु की है। ठीक है, अभी तक चाहे पोरीफेरस से स्टार्ट करके हेमिकोर्डेटा तक जो अपन आए हैं वो सारे क्या है, वो है रज्जु की, और अपन पढ़ रहे हैं रज्जु की, जिसमें नोटोकोड जो है वो मिलेगी। नोटोकोड जो मिलेगी, जो छठा वर्गीकरण का जो आधार अपन ने देखा था वो अब यहां पर काम में आ रहा है। ठीक है, वो यहां पर अब काम में आ रहा है। तो संघ लिखा है नोटोकोड रज्जु की। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, एक तो पृष्ठ रज्जु, एक पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। देखो तीनों को समझना। पृष्ठ रज्जु मतलब नोटोकोड पीछे की ओर जो होती है, वो जो खोखली है वहां पर जो है खोखला तंत्रिका तंत्र मिलता है, तंत्रिका रज्जु मिलेगी, जहां से क्या होती है अपने जो नर्वस सिस्टम है ना पीछे की ओर, यहां ब्रेन से ये अपना मस्तिष्क है कुछ इस प्रकार का, यहां से ये जुड़ा होता है ये। ठीक है, ये यहां पर इसके अंदर तंत्रिका है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और यहां से तंत्रिका नीचे की ओर जुड़ी रहती है। ये आपके पास है तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र, मतलब जो ग्रसनी वाला जो रीजन है एक तरह से अपन कह सकते हैं, वहां पर क्या होता है छोटे छोटे छिद्र हैं। ये सब क्या होता है, सब के बारे में इसने बोल दिया। द्विपार्श्व संवेदी त्रिकोणीय और प्रयोग हुई है, तो इसको आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें अंग तंत्र का सब में मिलता है, इसमें गुदा जो है पश्च पुच्छ तथा बंद परिसंचरण मिलता है, सब में मिलता है। सारणी में कुछ डिफरेंस आपको बता रखा, और साथ में एक चित्र भी दे रखा जो इंपॉर्टेंट है। ये मेरुदंड आपको बता रखी, पृष्ठ रज्जु है, डोर्सल है पीछे की ओर है, ये क्लोम छिद्र है जहां से शोषण वगैरह होता है, और ये गुदा पश्च पूछ है, जो गुदा वाला रीजन है वहां पर पुच्छ रीजन इसे अपन कह रहे हैं। देखेंगे रज्जु की जिसे अपन कहते हैं कोर्डेट, और ये है नॉन कोर्डेट। ठीक है, तो कोर्डेट में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो पीछे की ओर, क्योंकि जो नोटोकोड की बात करें वहीं से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो पीछे की ओर पास होगा उसी से, तो वहां होता है पृष्ठीय होता है और खोखला होता है, एकल होता है। जबकि इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो रज्जु की उसमें आगे की ओर होता है, मैंने आपको पहले बताया था, नीचे जो जुड़ा होता है गोलाकार जो है, जो अपने पास पैड जो युग्म होती है वो आती है और नीचे की ओर यहां पर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें रज्जु की में क्या होता है, अधर तल पर होता है, ठोस होता है और दोहरा होता है, डबल होता है, पहले बताया था डबल का। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यहां क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय जो है अधर भाग में होता है, अपने जैसे जो रज्जु की उसमें हृदय अधर का मतलब आगे की ओर, ना कि पीछे की ओर, जबकि उसके अंदर क्या होता है पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है तो, क्योंकि पोरीफेरा सिलेंट्रेटा वगैरह में तो हृदय नहीं है। और सबसे लास्ट में लिखा है एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है, यहां अनुपस्थित होती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस इन्होंने बता दी। ठीक है, अच्छा एक और यहां जो बात कर रहे थे कि सारणी में रज्जु की तुलना कर दी इन्होंने, उसके बाद में साथ साथ में क्या बोल रहा है, यहां पर एक जो इमेज है वो यहां पर नहीं है, तो वो जो नहीं है वो अपने ली है। यहां पर संघ कोर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित है, कोर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया है। यूरोकोर्डेटा जिससे अपन कहते हैं ट्यूनिकेटा, दूसरा है सिफिलोकोर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेट में ही अपन आते हैं अधिकतर जो है वो। ठीक है, तो आसपास अपन देखते हैं यहाँ जो अपन भी हैं वो वर्टिब्रेट में। तो उपसंघ जो है यूरोकोर्डेटा तथा सिफिलोकोर्डेटा, सामान्यतः अपन प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। प्रोटो का मतलब जो कोर्डेटा से पहले अपन कह सकते हैं एक तरह से, प्रोटोकोर्डेटा इन दोनों को अपन कहते हैं, यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा को। ये सभी समुद्री प्राणी है। यूरोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में मिलती है, इंपॉर्टेंट है। यूरोकोर्डेटा है, जैसे मान लो ये यूरोकोर्डेटा आपके पास, केवल मानना ही है, इसमें जो पृष्ठ रज्जु मिलेगी वो लार्वा में मिलेगी, और लार्वा में भी सभी पूरे लार्वा में नहीं, केवल उसकी जो पूंछ वाला रीजन है वहां पर मिलेगी। आ रही बात समझ में, केवल उसके पूंछ वाले रीजन में ही मिलेगी। जबकि जो सिफिलोकोर्डेटा है उसमें पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। जो पृष्ठ रज्जु इसमें पूरी रहेगी ऊपर से लेकर नीचे तक, और वो जीवन पर्यंत बनी रहेगी।
यूरोकोर्डेटा के उदाहरण जो आपके पास लिखा है एसिडिया सेल्फाडोलियोलम, सिफेलोकोर्डेटा का लिखा है ब्रेंक्यूस्टोमा एम्फियोक्सिस या लेंसलेट जिसे अपन कह रहे हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में जो पृष्ठ रज्जु वो अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है और यही अपने अंदर मिल रही है मेरुदंड। दो की तो इसमें बात कर ली, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा की तो इसमें बात कर ली कि किसी में पूंछ में मिलती है, किसी में लार्वा की पूंछ में मिलती है, किसी में पूरे जीवन पर्यंत मिलती है। जबकि जो वर्टिब्रेट की अगर अपन बात करें, कशेरुकी संघ के जो दूसरे प्राणियों की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, वो जो है पृष्ठ रज्जु जो है वो मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। वो अस्थि की हो सकती है, मतलब बोन हो सकती है, या उसमें उपास्थि हो सकती है। कशेरुकी जो है रज्जु की भी है, कशेरुकी जो है रज्जु की है, मतलब उसमें मेरु रज्जु सॉरी पृष्ठ रज्जु उसमें मिल रही है, लेकिन सभी रज्जु की जो है कशेरुकी नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ऊपर अपन ने बात कर ली यूरोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा की, ठीक है। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकों में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय मिलता है, मतलब नीचे की ओर हृदय मिलता है जिसमें चेंबर बने हो सकते हैं, या तो 2 चेंबर हो सकते हैं, 3 चेंबर इसके अंदर हो सकते हैं, 4 चेंबर इसके अंदर हो सकते हैं। वृक्क जो है उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है, तथा पंख या फिन जिसे लिखा है, या जो है पाद के रूप में जोड़ी युक्त उपांग मिलते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को वापस से विभाजित किया, ये डिवीजन अपने पास आ गया। डिवीजन और फाइलम पता आपको याद है, जो अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो टेक्सोनोमी वगैरह उसके अंदर। तो डिवीजन जो है 2 डिवीजन इसके अंदर, एक तो एग्नोथोस्टोम और दूसरा नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नोथोस्टोमेटा जिसे अपन कह रहे हैं। एग्नोथोस्टोम की जो बात करें, ए का मतलब होता है अनुपस्थित, जबड़ों का अभाव, जबड़े इसके अंदर नहीं होते हैं। नेथोस्टोम में जबड़े उपस्थित होते हैं। इसके अंदर केवल एक ही वर्ग आएगा, वो है साइक्लोस्टोमेटा। जबकि नेथोस्टोमा जहां जबड़े उपस्थित है, इसमें आपके पास एक तो आएगा पिसीज, दूसरा आएगा टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा, पोडा का मतलब होता है पाद। इसके अंदर चतुष्पाद होगा, वो आपके पास है टेट्रोपोडा। पिसीज में आपके पास वापस से 2 आएंगे वर्ग, जो लिखा है आपके पास कॉन्ट्रेक्टिव और ऑस्ट्रिक्टिव। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं यहां से। और जो टेट्रापोडा जिसमें 4 हाथ पैर होते हैं या पाद होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मेमेलिया जिसके अंदर अपन आते हैं। तो सबसे पहला अपने पास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, ठीक है, इसका शरीर क्या होता है, लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 5 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। 6 से 5 जोड़ी क्या होते हैं, क्लोम छिद्र होते हैं। क्लोम छिद्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपको पहले ही बता दिया था। जो अपने पास रज्जु की और रज्जु की में डिफरेंस है उसमें। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूषक एवं वृत्ताकार मुख होता है, इसीलिए साइक्लो जो शब्द है वो एक तरह से गोल के लिए तो यूज में होते हैं, तो वृत्ताकार जो मुख है वो इसके अंदर मिलेगा, चूषक होगा, जबड़े इसके अंदर नहीं होते, जैसे इसके अंदर आप देख सकते। इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है, पंख इसके अंदर नहीं होते हैं। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। जो मेरुदंड की अपन ने बात की थी ना, कुछ में जो है अस्थिल होता है, कुछ में उपास्थिल होता है, तो यहां पर उपास्थिल है। कार्टिलेजिनस जिसे अपन कहते हैं, कार्टिलेज का बना था, अस्थि का मतलब बोन इसके अंदर नहीं है, हार्ड नहीं है ये। परिसंचरण बंद है, सभी में बंद ही मिलेगा आगे। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होता है, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। अलवणीय का मतलब जो फ्रेश वाटर है उसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। जनन के कुछ दिन के बाद वो मर जाते हैं और इसके लार्वा जो है कायांतरण के बाद समुद्र में वापस आ जाता है। जैसे मान लो ये आपके पास बेचारी जो जबड़ा रहती कशेरुकी है साइक्लोस्टोमेटा, ये समुद्र में रहती है, लवणीय जल में रहती है, लेकिन जब इसको रिप्रोडक्शन करना है तो वो क्या करेगी, जो सॉरी लवणीय जल में जो रह रही है आपके पास, जब रिप्रोडक्शन वो आपके पास करेगी, वो आपके पास लवणीय जल में प्रवास करेगी, फ्रेश वाटर में प्रवास करेगी लवणीय जल में, और वहां से जो भी इसके लार्वा होंगे वापस से मेटामॉर्फोजेनेसिस या कायांतरण, इसकी काया में परिवर्तन आपके पास हो चुका है, वृद्धि हो चुकी, ग्रोथ हो चुकी, उसके बाद में वापस से समुद्र में आ जाते हैं। पेट्रोमाइजिन जिसे अपन कहते हैं लेम्प्रे, तथा मिक्सिन हैगफिश जिसे अपन कहते हैं वो उसके क्या है, उदाहरण यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है वर्ग कॉन्ट्रेक्टिज, ठीक है। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है तथा इसका अंत्य कंकाल उपास्थिल होता है, ठीक है। अंत्य एक धारा रेखी मतलब इनकी बॉडी पर जो होती है धारा बनी होती है, स्ट्रीम लाइन है, ये देख सकते हैं आप यहां पर।
और अंत्य कंकाल जो होता है उपास्थि, मतलब अस्थियों का ये बना नहीं होता, अंदर का जो भी है इसके अंदर। अपने तो क्या कंकाल ही कंकाल है, अस्थि का बना होता, 206 हड्डियां होती है अपनी या 306। मुख जो होता है अधर पर स्थित होता है, मुख नीचे की ओर है, यहां पर ये मुख देख रहा आप, मुख अधर पर आपके पास होता है। पृष्ठ रज्जु चिर स्थायी होती है, जो नोटोकॉर्ड वगैरह की बात कर रहे हैं वो क्या है, परमानेंट है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, पहले वाले में 6 से 15 थे, तथा प्रच्छद या ओपरक्युलम से ढके नहीं होते। इंपॉर्टेंट है, यहां पर ओपरक्युलम से ढके नहीं है, आगे वाले में ऑस्ट्रिक्टिस में चलोगे तो ओपरक्युलम से ढके हुए यहां पर क्या आएंगे, जो अपने क्लोम छिद्र है वो यहां पर आएंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आगे आपके पास लिखा है त्वचा जो होती है वो दृढ़ होती है, हार्ड होती है, और सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होते हैं। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। इसमें जो दांत ना, जैसे मान लो है आपके पास इस प्रकार से कोई मुख है, जो पट्टाभ है, जो दांत वगैरह होंगे ना इस प्रकार से आगे की आकर पीछे की ओर मुड़ेंगे, आगे की ओर आगे पीछे की ओर मुड़ेंगे, वो है पट्टाभ दांत, जो पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। इसमें जबड़े हैं, क्योंकि जबड़े इसके अंदर मिलेंगे, जबड़े सही थे ये, तो जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। और ये सब मछलियां हैं वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वायु कोश इसके अंदर नहीं है, एयर से इसके अंदर नहीं है, मतलब ये स्टोर करके नहीं रख सकते हैं ये हवा को, इसीलिए ये क्या करेंगे, बार बार तैरती रहती है। हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें एक आलिंद होता है और एक नीले होता है, ऊपर वाला आलिंद नीचे वाला नीले, कुछ इस प्रकार से 2 ही इसके अंदर प्रकोष्ठ है, कोष्ठ है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, झटका देती है भाई साहब ये, कुछ में जैसे टोरपीडो, कुछ में विष दंश होते हैं जैसे ट्राइगोन, विष का मतलब जहर एक तरह से। ठीक है, टोरपीडो और ट्राइगोन ये सब ए समतापी है, पोई किलोथर्मस है। ए समतापी एक नया टर्म यहां पर आया, जिसका मतलब मैं यहां बता देता हूं, आगे मेमल्स तक नहीं बताया जाएगा। इनमें जो है शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। बाहर का तापमान, जैसे मान लो पानी का है, लवणीय पानी का तापमान 40 है तो बॉडी का भी 40 हो जाएगा, 20 है तो 20 हो जाएगा, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि मनुष्य वगैरह तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपन समतापी है। ठीक है, शरीर तथा मादा नर तथा मादा जो है वो अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में आलिंगिक या क्लेस्पर्स पाए जाते हैं। नर और मादा को पहचान करना तो क्या करना है, नर के अंदर क्या मिलते हैं, आलिंगक या क्लेस्पर्स मिलते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लैंगिक संरचना है वो इसके अंदर मिलती है नर में। ठीक है, और इसी से वो रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है। निषेचन आंतरिक होता तथा अधिकांशतः जरायुज होता है। अंड, जरायुज का मतलब आपको समझ में आता है, जरायुज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अंडा, और एक तो अंड प्रजक होते हैं और दूसरा जो वयस्क की बात करते हैं वैसे होते हैं। उदाहरण लिखा है, स्कोलियोडोन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस्ट आरा मछली, कोरकोडोन विशाल सफेद शार्क, और ट्राइगोन वेल शार्क जो आपके पास लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं कॉन्ड्रक्टिस के स्कोलियोडोन है भाई साहब, और ये आरा मछली काटता है ना उससे, तो सेम वैसे इसका जो आगे का पार्ट है ना वो वैसा मिलता है, इसीलिए सारा मछली कह रहे हैं अपन। फिर आता है ऑस्ट्रिक्टिस, यहां नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्ट्रेक्टिस को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं, कॉन्ट्रेक्टिस। कॉन्ट्रो जो शब्द यूज में लेते हैं उपास्थि के लिए, मतलब इसका जो कंकाल होगा वो कैसा होगा, उपास्थि से बना होता है। जबकि ऑस्टियो जो है इस प्रकार से लिखते हैं ऑस्टियो, और ऑस्टियोन जो शब्द यूज में रहते हैं वो बोन के लिए यूज में रहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, साइंटिफिक या मेडिकल टर्म आप कह लो, कुछ भी कह लो, ऑस्टियोन शब्द यूज में रहता है बोन के लिए। तो ऑस्ट्रिक्टिस जो है, ऑस्टियो का मतलब इसका अंत कंकाल जो है अस्थि का बना होगा। तो इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। इनका अंत्य कंकाल अस्थिल होता है, बता दिया। इनका शरीर धारा रेखित होता है, इस पर भी है धारा रेखित। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों और कहा गया ऑस्ट्रिक्टिस, अच्छा वापस आ गया यहां पर। 4 जोड़ी जो है वो दोनों और क्या बनता है, प्रच्छद या ओपरक्युलम से ढके रहते हैं, उसके अंदर ओपरक्युलम से ढके हुए नहीं थे। त्वचा जो है साइक्सोइड या साइक्सोइड कोमा टीनोइड शल्क से ढकी रहती, जो एक तरह से हार्ड बना रही, इसको प्रोटेक्ट कर रही है। उसमें वायुकोश अनुपस्थित है, इसमें वायुकोश उपस्थित है। इन दोनों के डिफरेंस आप लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रेक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस के दोनों के 3-4 डिफरेंस है, अलग अलग टेबल में लिख लीजिएगा। जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक आलिंद और एक नीले, सेम है, ये भी असमतापी है। नर मादा अलग अलग होते हैं, ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्राय बाह्य होता है और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। वहां पर निषेचन आपके पास देख सकते हैं आप,
आंतरिक था, वहां पर बाह्य है। ये जरायुज है वो आपके पास क्या है, अंडज है, परिवर्धन प्रत्यक्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। उदाहरण लिखा समुद्री एक्सिसिटीज, उड़न फ्लाइंग फिश जिसे अपन कहते हैं, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा जिसे अपन कहते हैं, हिप्पोपोटेमस भी होता है, ए लवणीय लेबियो जिसे कहते हैं रोहू, कपला कलेरियस मांगूर जिसे कहते हैं, एक्वेरियम बेटा जिसे अपन कहते हैं, फाइटिंग फिश लड़ने वाला है, पेट्रोसम एंगल्स एंजल मछली से अपन कहते हैं, एंजल एंगल गलत लिखा, एंजल एंजल फिश से अपन कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं समुद्री घोड़ा, और ये अपने पास है कतला, ठीक है, घोड़ा जैसे दिख रहा है समुद्री घोड़ा, और ये हो गया कतला। फिर उसके बाद में जो वर्ग आता है वो अपने पास आता है एम्फीबिया, जो टेट्रापोडा यहां से 60 हो रहा है, ठीक है, ये देखेंगे आप चतुष्पाद वाला यहां से एम्फीबिया स्टार्ट हो रहा है। इसमें तो क्या थे, पंख थे, पानी में है तो पंख है, मछलियां ही हैं अधिकतर इनके अंदर, ठीक है। तो अब अपने पास आया है एम्फी, एम्फी का मतलब होता है उभय, एम्फी, एम्फी का मतलब होता है उभय। आपने एम्फिश एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी सुना है, पढ़ा है, एल्गी ब्रायोफाइट एरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में से मुझे कमेंट करके बताएंगे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन सा है। और यहां एम्फीबियन जो है वो आपके पास, एम्फी का मतलब होता है कॉमन, जहां दो की बात कर सकते हैं, स्थल और जल। जैसा कि नाम से इंगित है कि ग्रीक एम्फी दो, और बायो का मतलब जीवन, कि उभयचर जो है जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं, चतुष्पाद आ चुका है, सिर तथा धड़ में विभाजित होते हैं, इनमें से कुछ में पूंछ उपस्थित होती है, देख सकते हैं आप, ऐसा सैलामेंडर पूंछ है इसके अंदर, इसमें नहीं है तो नहीं है सिर और धड़ ही है इसके अंदर केवल। उभयचर की त्वचा जो है नम शल्क रहित तथा नेत्र जो है पलक वाले होते हैं, नेत्र पलक वाले होते हैं इसके अंदर। मेंढक देखा होगा, बहुत पास से देखना मेंढक को, इसमें तो है ही, मेंढक को बहुत पास से देखना, उसकी आंखों को देखना, समझ में आ जाएगा पलक क्या है। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल होता है, एक्चुअल में ये जो कान है वैसे नहीं, कर्ण पटल है वहां पर। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अवस्कर अपन कहते हैं। ये कोई जीव है, मान लो मेंढक की बात कर रहे हैं इस प्रकार से कुछ। ये आहार नाल आपके पास, मुख से आहार नाल ये आपके पास आई है, उसके बाद में आपके पास मूत्राशय, यहां कहीं ये मूत्राशय आपके पास है, और जनन पथ जो है, जनन मतलब रिप्रोडक्शन जो है, यहां से मान लो ये कहीं ऐसा कुछ है रिप्रोडक्शन वाला ही। तो ये जो है एक कोष्ठ में आकर खुल रहे हैं, और इस कोष्ठ को अपन क्या कह रहे हैं, अवस्कर, जिसमें आहार नाल हो चुका है, मूत्राशय का आपके पास आ चुका है, और जनन वाला आ चुका है, इसे अपन कहेंगे अवस्कर, ओस्कर नहीं, अवस्कर, जो बाहर की ओर खुलता है। श्वसन जो है क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय में 3 प्रकोष्ठ होता है, इससे पहले अभी तक 2 ही पढ़ रहे थे अपन, 3 प्रकोष्ठ है, इसका मतलब 2 तो अपने पास आलिंद हो जाएंगे, और एक अपने पास नीले हो जाएगा, वेंट्रिकल जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। ये असमतापी होता है, नर तथा मादा अलग अलग होता है, असमतापी का मतलब बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। निषेचन बाह्य होता है, अंडोत्सर्जन करता है, तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। एग्जाम्पल लिखें, बुफो टोड राना टिग्रीना, मेंढक का नाम है राना टिग्रीना। हाइला, हाइला, हाइला जो वृक्ष मेंढक है, वृक्ष पे मिलता है। सेलेमेंड्रा, चित्र देख लिया सेलेमेंड्रा। इफ्तियोपस, जिससे अपन कह रहे हैं पाद रहित उभयचर, जिसमें कह रहे हैं केवल, जिसमें जो भी उपांग है, जैसे इसके जो पाद हैं, जो हाथ और पैर है, वो नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं इसे इक्तियोपिस। उसके बाद में आता सरीसर्प, रेप्टाइल जिसे अपन कहते हैं, रेप्टाइल भी अपन पढ़ते हैं पादप जगत में, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, बताना आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सरीसर्प प्राणी का जो नाम यहां यूज में ले रहे हैं वो रेंगने पे, जैसे सांप रेंग रहा है, या बिच्छू तो नहीं कहेंगे यहां पर, ठीक है, केवल सांप के एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, वो रेंग रहा है सांप, तो रेंगने या सरकने से ही वो क्या है, नाम लिया गया, रेंगने या सरकने के कारण ही। लेटिन शब्द जो है रेप्रे अथवा रेप्टम, जिसे रेंगना या सरकना कहते हैं, ठीक है, लेटिन शब्द। कहीं पर ग्रीक लिखा है, कहीं पर लेटिन लिखा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहां लिखा है ग्रीक, अब लिखा है लेटिन, याद रखना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। स्किन, कभी सांप के हाथ लगाया, लगाना भी मत, मैंने लगाया, सपेरे ने पकड़ रखा था, तब थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें केरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं।
बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। सेम वैसे ही कर्णपटल जैसे यहाँ थे, सेम वैसे कर्णपटल यहाँ है। बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वाइब्रेशन को पहचानते हैं। ये दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं, सब में नहीं है, हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, मगरमच्छ यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसमें 4 मिलते हैं, 2 वालिंद और 2 ही नीले। सरीसर्प जो है असमतापी है, नहीं तो हर सीजन में मिलते हैं। सांप को कभी सर्दियों में देखा, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि तापमान को रेगुलेट नहीं कर सकता। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैंचुअल के रूप में छोड़ते हैं। सांप की कैंचुअली देखी होगी आसपास, शहर के तो नहीं देखी, गांव के तो आपने देखी होगी। लिंग अलग अलग होता है, निषेचन आंतरिक होता है, ये सब अंडज हैं, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण तो बहुत सारे इसके अंदर, 7, 8, 10 याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। किलोन टर्टल, टेस्टिडो टोर्टोइज, कैमेलियन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर एलिगेटर, क्रोकोडाइल घड़ियाल जिसे अपन कहते हैं, हेमिडेक्टाइलस घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प जो है नाजा, कोबरा जिसे अपन कहते हैं, वेंगेरिस क्रेत और वाइपर। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। तो ये चित्र है वृक्ष छिपकली का, ये है घड़ियाल, ये है कछुआ। वैसे देख के पहचान रहे हो, लेकिन अंग्रेजी के शब्द आपको ध्यान में रखना है, किलियन जो लिखा है आपके पास। ठीक है, उसके बाद में जो आता है वर्ग, वो है एवीज, जिसके अंदर आते हैं सारे पक्षी उड़ते हैं, उड़ते हैं। 2 जो पैर हैं इनके, या जो पाद की बात कर रहे हैं, वो उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, बाकी एक्चुअल में तो 2 ही हैं चलने में। तो ठीक है, चोंच वगैरह इनके अंदर मिलती है, और समतापी ये होते हैं, अपना तापमान रेगुलेट कर सकते हैं। तो एविज का जो मुख्य लक्षण है, शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति या उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ने का एक अपवाद जो यहां इन्होंने लिखा है, वो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़ करके वो नहीं उड़ सकते, बाकी सब उड़ सकते हैं। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, बाकी सब उड़ सकते हैं। चोंच पाई जाती है, देख सकते हो, मिट्टू, तोता, मोर। अग्रपाद जो है रूपांतरित होकर पंख बना लेते हैं दोनों साइड के। ये पूछ सकता है अग्रपाद बनाते हैं या पश्चपाद बनाते हैं, तो अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बना लेते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं, ये जो पश्च वाले हैं, यहां पर क्या होता है, शल्क होते हैं, थोड़े से हार्ड ये होते हैं, जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा इनकी होती है शुष्क। पूंछ में इंपॉर्टेंट है, ये पूंछ वाला जो लिख रहा है, पूंछ में जो पूंछ आपके यहां पर बताई जा रही है, उसमें क्या होती है, तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती, तेली ग्रंथि है ये। अंत्यकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायुकोश युक्त होती है, इंपॉर्टेंट है, खोखली है ये जो अस्थियां हैं वो। इनके पाचन पथ में सहायक ग्रंथियां क्रोप तथा पेशनी होती है। क्रोप और पेशनी मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ने का काम करती है ये, क्रोप और जो पेशनी है वो। कुछ समय के लिए खाना भी यहां पर स्टोर रहता है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 वालिन 2 नीले होंगे। ये समतापी होते हैं, बता दिया आपको, शरीर का ताप नियत कर सकते हैं। श्वसन जो है फुफ्फुस के द्वारा होता है, वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है कार्वस, कोवा, कोवे का नाम कभी पता था आपको, कार्वस होता है। कोलंबो, कपूत, एक होता है सपूत और एक होता है कपूत। सपूत का मतलब अच्छा पुत्र, कपूत का मतलब बुरा पुत्र, उससे याद रख सकते हैं। कपूत था इसलिए छोड़ के चला गया कोलंबो। कोलंबो पता ना क्या है या नहीं पता, इंडिया से बाहर। सिटिकुला, तोता, तोता सिटी बजाता है इसीलिए तोता। स्ट्रेचो, ऑस्टिच, जो अभी अपन ने बात की, शुतुरमुर्ग। टेवो मतलब मोर। एडिनोडायटीज पेंगुइन, और सुडोगाइपस गिद्ध जिसे अपन कह रहे हैं। तो ये चील, शुतुरमुर्ग, तोता और मोर। शुतुरमुर्ग का ध्यान में रखना, ये नहीं उड़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में अपने पास जो आता है वो है स्तनधारी, स्तन को धारण करने वाले। इनके शरीर पर बाल होते हैं, समतापी होते हैं ये। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, चाहे तो वो ठंडा भाग हो, रेगिस्तान हो, जंगल घास का मैदान हो या अंधेरी गुफा हो। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन मिलता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दुग्ध उत्पन्न करना, नाम से पता चल रहा है। मेमोरी ग्लैंड इसमें मिलती है, स्तन ग्रंथि से हिंदी में कहते हैं, जिससे बच्चे पोषण प्रदान करते प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्षों पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित है। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, जिसे ब्यूटी पार्लर में जाकर के लोग हटा रहे हैं जबरदस्ती से। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, ठीक है।
जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों को गिरते का मतलब नीचे की ओर धसे हुए होते हैं दांत जो है। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम से होती। डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा आपको पता है, इस प्रकार से होता है। डोम शेप डायफ्राम होता है इस प्रकार का। लंग्स वगैरह ये होते हैं इस प्रकार से, लंग्स हैं, और ये डायफ्राम इस प्रकार से होता है, गुंबदाकार डोम शेप। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक इनमें होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज, पहले अंडयुज की बात की थी, जरायुज मतलब बच्चे देंगे, अंडे नहीं देंगे, कुछ को छोड़ करके। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता, डायरेक्ट होता है। जो कुछ को छोड़ा है अपन ने अंडयुज में वो है ऑर्निथोरेंकस। कौन सा? ऑर्निथोरेंकस। ठीक है। प्लेटिपस या डकबिल। जरायुज जो है, बाकी सारे जरायुज मैक्रोपस जिसे अपन कहते हैं कंगारू, ये रहा कंगारू भाई साहब, देख रहा है अपन को। टेरोपस फ्लाइंग फोक्स, उड़ने वाली फोक्स, टेरोपस। कैमिलस ऊंट इसके अंदर आ रहा है। मकाका बंदर आ रहा है। रेटस चूहा आ रहा है। कैनिस कुत्ता आ रहा है। फेलिस फेसिस बिल्ली आ रही है। ये कैनिस और फेलिस तो आपने सुना है पहले चैप्टर में। एलिफस एलिफेंट का हाथी आ रहा है। इक्वस घोड़ा आ रहा है। इक्कस जो है। डेलिफिनस सामान्य डोल्फिन आ रही है। वेलिन्योप्टेरा ब्लू वेल आ रही है। पैंथेरा टाइग्रस, ये आपने सुन रखा। बाघ पैंथेरा लियो शेर आपने सुन रखा है। ठीक है। तो घर वालों को ये जो नाम है याद करके बोलना कि कैनिस आया बाहर, उसको रोटी डाल दो। ठीक है। फेलिस आई है, उसको दूध पिला दो। टेरोपस आया है। ठीक है। मैक्रोपस को आज आपने देखा है। एलिफस गुजरा था कोई पंडित लेके, महाराज लेके। ऐसे याद करोगे ना 2-3 बार तो याद आसानी से हो जाएंगे। ये डकबिल, कंगारू, चमगादड़ और ये ब्लू वेल। तो यहां ये जो है मैमल्स है वो भी क्या होता है, स्तनधारी जो वर्ग है वो भी क्या होता है, कंप्लीट यहां पर होता है। अब आगे जो है आपको प्राणी जगत के विभिन्न संघों को क्या दे रखे, प्रमुख लक्षण आपको यहां पर दे रखे। जो अपन ने पढ़ा सब कुछ एक तरह से शॉर्ट में दे रखा। आगे देते थे सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आता। अब आपने शब्द सुन लिए हैं, इनको समझ लिए हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से शॉर्ट टेबल एनसीईआरटी वालों ने खुद ने अपने ऊपर एहसान कर दिया एक तरह से कि भाई साहब कम समय में आपको रिवीजन करना है। लास्ट टाइम में पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, 2 मिनट में रिवीजन करना है, इस टेबल को देख लेना आप। ठीक है। तो संगठन का स्तर दे रखा, सम्मिति दे रखी, गुहा दे रखी, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण, श्वसन और विशेष लक्षण जो डार्क कर करके बता रखे थे हर एक संघ में या वर्ग में, वो भी यहां पर लिखे हैं। सम्मिति में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सम्मिति पोरीफेरा में अनेक प्रकार की मिलती है, ये आपको थ्योरी में नहीं लिखी, वहां पर लिखा है असम्मिति। ठीक है। अनेक प्रकार की मिलती है। अरे ये सम्मिति आपको सिलेंट्रेटा टेनोफोरा में मिलेगी, इकाइनोडर्मेटा में भी मिलेगी, वो अपवाद जो था वो वहां पर। और बाकी सब में क्या मिल रही है, द्विपार्श्व। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है। पोरीफेरा में कोशिका मिलेगा, उत्तक जो है सिलेंट्रेटा टेनोफोरा में मिलेगा, बाकी में अंग या अंग तंत्र मिलेंगे। सब में सिंपल से आपके पास ट्रिक इसकी यही है। गुहा देख सकते हैं स्टार्टिंग के 4 में गुहा अनुपस्थित होता है, 5वां जो है कूट गुहा और बाकी सब क्या आएंगे, प्रगुहे आएंगे। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है। सेगमेंटेशन की बात कर रहा है, खंडी भवन की बात कर रहा है, तो अपन ने एनेलिडा में देखा था, ऑर्थ्रोपोडा में अपन ने देखा था, और बाकी कोर्डेटा में आपको मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। परिसंचरण तंत्र, जहां पर हृदय वगैरह की अपन ने बात की थी, तो पहले तो बात अपन ने की नहीं थी। एनेलिडा में बात की थी जो बंद है, ऑर्थ्रोपोडा में अपन ने बात की थी खुला है, और इसके आगे भी परिसंचरण तंत्र उपस्थित मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। श्वसन तंत्र जो है पहले की अपन बात करें तो यहां एनेलिडा तक उपस्थित नहीं है, बाकी उसके आगे क्या है, सब में उपस्थित आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में जो है कुछ विशिष्ट लक्षण आपको दे रखे हैं, ये जो हाईलाइटेड जो थे डार्क कर रखे थे वो सारे इन्होंने लिखे हैं यहां पर। ठीक है। और बाकी संगठन के स्तर में कोई दिक्कत आपको नहीं ही आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ इन्होंने लिख रखे हैं, थ्योरी में सब कुछ दे रखा है। यहां पर ये जो है ये क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट यहां पर होता है। कौन सा चैप्टर, 4था चैप्टर यहां पर होता है अपना कंप्लीट। और ये जो यूनिट है वो भी क्या होती है, कंप्लीट। यूनिट 1 जो है फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर 4 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए। ठीक है। तो उम्मीद मैं करता हूं ये आपको समझ में आया है। मैं समझ सकता हूं कि इसके अंदर लगभग 100 एग्जाम्पल है, उनको याद रखने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। कुछ की ट्रिक मैंने बता रखी है, कुछ की नहीं जो बता रखी है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे के अलग से
एग्जाम्पल को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये मेरी 100% 101% गारंटी है, बना के अपलोड कर दूंगा अगर आप समय रहते हैं करते हैं तो। ठीक है, तो 4 चैप्टर कंप्लीट हुए, 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो चैप्टर है वो अपन 12th क्लास का पहला चैप्टर लेंगे। 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन यहां से लेंगे, जो है अपना जनन, सजीवों में जनन जो है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, आसानी से उसे अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं आएगी। कर तो सारे लेंगे, बस रिवीजन आप करते चलिए, काम आसानी से बन जाएगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि साहब 12th क्लास भी स्टार्ट कीजिए, तो 12th क्लास भी साथ में चलते हैं, पहले यूनिट वहां पर भी करवाते हैं, उसके बाद में वापस यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।